और वो इन्फॉर्मल इकोनॉमी वहाँ पे गाँव में जो ज़मीन जिसके पास है, वो जाट है, वो मराठा है, वो गुज्जर है, वो ठाकुर है, वो कई जगह वो भूमियार है, वो बाकी जो डोमिनेंट कास्ट है क तमिलनाडु की जो आज सरकार में है, वो कास्ट के लोग हैं अलग-अलग। तो इनके पास गाँव में ज़मीन है, रेड्डी है, कम्मा है, ज़मीनें इनकी हैं। जो पावर नेगोशिएशन का मसला है कि दलितों की अपनी इंडिपेंडेंट राजनीति के थ्रू एक पावर पाने का जो मसला है, अगर उसके तरह से देखते हो, तो मुझे लगता है कि ये जो डिवीज़न सब डिवीज़न वाला जो एक पूरा आर्गुमेंट है, ये रिज़र्वेशन के बुनियादी ढाँचे को ख़त्म करता है। शेड्यूल कास्ट जब एक होमोजेनियस कैटेगरी की तरह उभरता है, तो वो हुँ, हुँ। अपने संख्या के आधार पर और एक राजनीतिक अस्तित्व अपने बना सकता था। तो अभी भी खास करके वाल्मीकि कम्युनिटी में पंजाब में अगर आप देखते हो शिक्षा का लेवल बहुत कम है। हुँ, यदि हुँ। आप उनके लिए उनके आधार पर आप इस बात को कह रहे थे कि हम इनको सेपरेट रिज़र्वेशन देना चाह रहे हैं, तो उनका रिप्रेज़ेंटेशन अभी भी पंजाब सरकारी खातों में और साथ ही साथ स्कूली और कॉलेज एजुकेशन में ना के बराबर है, इनसिग्निफिकेंट है। तो जिस आधार पर नीतीश सरकार ने वो डिवीज़न किया था, अगर आप देखते हैं, तो अभी भी जिनके आधार पर आपने डिवीज़न किया था, उनका रिप्रेजेंटेशन इन सो कॉल्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन एजुकेशन इज़ इनसिग्निफिकेंट। अगर आप महार कम्युनिटी का आंदोलन का इतिहास देखोगे, चमार कम्युनिटी का देखोगे, तो दे आर नॉट उनका आंदोलन आज का नहीं है। उनका आंदोलन जहाँ से मैं आता हूँ, मैंने मेरे पीएचडी में देखा विदर्भ में जब इस देश में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी भी नहीं थी, उसके पहले से जो दलित मज़दूर थे, फैक्ट्री के मज़दूर, उन्होंने अपनी यूनियन बना ली थी। तो उन लोगों ने हमारे बाप-दादाओं ने जिन्होंने अपने छाती पर डंडे खाए, हमारी माँओं ने अत्याचार सहा, आज आप हमको पनिश करना चाहते हो? और अभी भी आज हमारा बड़ा सेक्शन जो झोपड़पट्टी में रहता है, आप हमको आज क्रिमिनलाइज़ करना चाहते हो हमारी जाति के नाम पर। क्यों? क्योंकि हमने उस धर्म को त्यागा जो हमको इंसान नहीं मानता था। जय भीम एवरीवन। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ हैं राहुल सोनभद्रे जो आइस्का ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। तो हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है 7 जजेस की बेंच थी, तो उन्होंने जो जजमेंट दिया है रिजर्वेशन के ऊपर कि स्टेट्स जो है वो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी और शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी का सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। उस पे जो है जजमेंट से काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चे में बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा विरोध हो रहा है। कुछ लोग जो है सपोर्ट दिखा रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो है लेकिन विरोध है। तो हम इस इंटरव्यू में जो है राहुल जी से बात करेंगे और जानेंगे कि सब क्लासिफिकेशन पे उनका और उनके संगठन का क्या मत है और ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है सब क्लासिफिकेशन को लेके क्या-क्या प्रॉब्लम जो है सोसाइटी में आ सकती है। क्या ये जो सिचुएशन है, जो कास्टिज़्म की प्रॉब्लम है, क्या उसको सॉल्व करेगा या फिर उसको फर्दर जो है बढ़ावा देगा कास्टिज़्म को, तो क्या-क्या दिक्कतें आने वाली हैं, तो इस इंटरव्यू में हम उनसे जानेंगे और आप भी जो है बने रहिए हमारे साथ एंड तक। तो जय भीम राहुल भाई। जय भीम मनीष, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी और बहुजन लाइव्स का और तुम्हारा बहुत-बहुत धन्यवाद इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के डिस्कशन के लिए मुझे इनवाइट करने के लिए। सो यस, जय भीम, थैंक यू। तो राहुल भाई, आपने जजमेंट सुना, उसके बाद में आपका क्या रिएक्शन था और जजमेंट क्या है? इसके बारे में थोड़ा-सा जो है दर्शकों को बताइए कि क्या-क्या प्रॉब्लम जो है इस जजमेंट से आ सकती है? यस, तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि अभी ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, तो इस जजमेंट में साफ-साफ ये कहा गया अगर आसान भाषा से देखा जाए, कि पहले कहा जाता था, पहले के जजमेंट में ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के पास या अदालतों के पास ये अधिकार नहीं है कि वो शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में कोई बदल कर सके, चाहे कि वो किसको शेड्यूल कास्ट के लिस्ट के भीतर ला सकते हैं या किसे निकाल सकते हैं। साथ ही साथ शेड्यूल कास्ट का सब डिवीज़न भी कर सकते हैं। लेकिन ये जजमेंट ये कहता है कि अ, अभी जो स्टेट गवर्नमेंट है, इवन अगर तो वो इस शेड्यूल कास्ट के अंदर जो रिज़र्वेशन उनको जो मिलता है, उसमें डिवीज़न कर सकती है और अपने हिसाब से जो वो एक एम्पिरिकल डेटा के आधार पर वो उस डिवीज़न को करके इस आधार पे रिज़र्वेशन को डिवाइड कर सकती है कि जो सबसे शेड्यूल कास्ट में भी जो ऐसी कोई जातियाँ हैं, जिनका रिप्रेज़ेंटेशन नहीं हुआ है,
उनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए एक एम्पिरिकल डेटा इकट्ठा करने के बाद में वो इस रिजर्वेशन को डिवाइड कर सकती है। पहले हम देखते थे ऐसा नहीं होता था। कुछ राज्यों ने ये किया था, खास करके पंजाब ने और बिहार में आंध्र प्रदेश से ये डिमांड हमेशा रही है, लेकिन आंध्र प्रदेश में हो नहीं पाया। लेकिन खास करके पंजाब और बिहार में हमने देखा कि ये सरकारों ने वहाँ की सरकारों ने किया है। तो अभी इस जजमेंट को लेकर अगर हम ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है रिज़र्वेशन का, मेरे ख्याल से जजमेंट को समझने के पहले या इस पूरी धारणा को या फिर इस पूरे जजमेंट का जो एक सार है, जो एक डिवीज़न की बात करता है, अनुमति देता है स्टेट गवर्नमेंट को, इसको समझने के पहले मेरे ख्याल से शेड्यूल कास्ट का जो आरक्षण है, उसको समझना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि हमें पता है कि शेड्यूल कास्ट का जो रिज़र्वेशन है, ख़ास करके जो आज़ादी के बाद में शेड्यूल कास्ट का जो रिज़र्वेशन हम देखते हैं, क्योंकि रिज़र्वेशन का अगर एक इतिहास देखा जाए शेड्यूल कास्ट के लिए, तो हम ये भी देखते हैं कि जो नॉन ब्राह्मीण कम्युनिटीज़ थी कोल्हापुर राज्य में, जिनको शाहू महाराज आरक्षण देते हैं। लेकिन अगर हम उसके बाद जाते हैं तो एक एक जो एक मॉडर्न स्टेट है, उसके साथ में उसका जब उगम होता है भारत में अंग्रेजों के टाइम पे और अंग्रेजों के बाद में भी हम देखते हैं, तो शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन या उसका जो इतिहास है, ये रिजर्वेशन जो है ये वेलफेयर पॉलिसी से आया हुआ रिजर्वेशन नहीं है। कि क्योंकि कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और इसीलिए उनको अपलिफ्ट करना इकोनॉमिकली आर्थिक तौर से ये इस तरह का नेगोशिएशन नहीं था। जो मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ नेगोशिएशन तो ये वेलफेयर नहीं था, ये नेगोशिएशन था। इसीलिए जब आप देखते हैं, जब बाबा साहब अम्बेडकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और वो ये कहते हैं कि आपने या वो जब बार-बार जब अपने बातों में भी कहते हैं कि आपने इस देश के अंदर मुसलमानों को अलग से आरक्षण दिया हुआ है। हुँ। उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया हुआ है। उसी तर्ज पे बाबा साहब ये आर्ग्यू करते हैं कि इस देश का जो जिसको आप अछूत कहते हैं, जो जिसको अनटचेबल कहते हैं, वो हिंदुइज़्म का पार्ट नहीं है। और इसीलिए एक मुस्लिम माइनॉरिटी की तरह वो भी एक कास्ट माइनॉरिटी है और इसीलिए उस तर्ज पे आपको उनको सेपरेट इलेक्टोरेट देना चाहिए और आप उनको जब सेपरेट इलेक्टोरेट देते हैं, तब जाके वो एक स्टेट का या सरकार का उन लोगों के साथ में एक प्रॉपर नेगोशिएशन हो सकता है। क्योंकि जो मॉडर्न स्टेट की अवधारणा है, वो कॉन्ट्रैक्ट की है, कि मॉडर्न स्टेट के साथ आपका क्या कॉन्ट्रैक्ट है। अगर मॉडर्न स्टेट आपको सिटीज़न मान रहा है, तो मॉडर्न स्टेट के साथ किस कम्युनिटी का क्या कॉन्ट्रैक्ट है, खास करके उन जगहों पे जहाँ पर विभाजन है, जहाँ पर विषमता है। तो इसीलिए जो हमको पता है कि फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी का अपोजिशन बाबा साहब के खिलाफ में, ये सब इतिहास हमें पता है। लेकिन जब पता चलता है कि इसको पीछे नहीं लिया जा रहा है, जो बाबा साहब की डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, इस आधार पे कि वी आर आल्सो माइनॉरिटी बिकॉज़ वी आर नॉट हिंदू। तो हिंदू एक पॉपुलेशन है जो जिसको आप मेजॉरिटी कह सकते हो। देन देयर इज़ अ रिलिजियस माइनॉरिटी पॉपुलेशन व्हिच इज़ मुस्लिम एंड द थर्ड इज़ द शेड्यूल्ड कास्ट एज़ कास्ट माइनॉरिटी। और इस कास्ट माइनॉरिटी को आपको सेफगार्ड करना पड़ेगा, इनके इंटरेस्ट को आपको सेफगार्ड करना पड़ेगा, इसीलिए सेपरेट इलेक्टोरेट आपको देना होगा। ये सेपरेट इलेक्टोरेट बाबा साहब को मिल जाता है, लेकिन हमें पता है कि गांधी उसका अपोज़ करके जो पूना पैक्ट का हमको पूरा इतिहास पता है। तो पूना पैक्ट में तो पूना पैक्ट में एक नेगोशिएशन होता है जिसको गांधी कहते हैं कि आप सेपरेट इलेक्टोरेट मत लीजिए, उसमें तो आपको कम सीटें मिल रही है। हुँ। जो हम आपको ज़्यादा सीट देंगे, लेकिन बाबा साहब को पता था कि जो ज़्यादा सीट वाला जो मामला है, जो 100 के ऊपर सीट थी और सेपरेट इलेक्टोरेट में 70 के ऊपर यानी 70 से 75 के बीच में कुछ सीटें जो शेड्यूल कास्ट को नेशनल लेवल पे मिल रही थी। लेकिन हमको पता था कि सेपरेट इलेक्टोरेट में अगर 70-75 सीटें भी शेड्यूल कास्ट को मिलती, तो उसका प्रभाव और उसकी भूमिका खासकर जो हमारे नेगोशिएशन में विथ सो कॉल्ड मॉडर्न इंडियन स्टेट वो अलग होती
और ये जो 100 से ज़्यादा हमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलते हैं आज में, हमको पता है कि ये किस तरीके से एक तरीके से समाज को रिप्रेजेंट ना करते हुए अपने रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज जो ज़्यादातर अपर कास्ट लेड पॉलिटिकल पार्टीज है, उसके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि कम्युनिटी के भीतर कोई कॉम्पिटिशन है। बाबा साहब जिसको सेपरेट इलेक्टोरेट में जो डिवोल वोट की बात करते हैं कि अपने भीतर ही एक पहले कंपटीशन होगा, शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट अपने भीतर जो है कंपटीशन करेंगे और समाज जो है अपने जो उनको लगता है कि ये हमारा सही प्रतिनिधित्व कर सकता है या इसने इसके पहले हमारी बात उठाई है, हमारे लिए काम किया है, इसीलिए इस व्यक्ति को हम अधिकार देते हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेशन करेगा। तो एक वो बहुत लोगों को पता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट का जो पूरी भूमिका थी वो किस तरह की थी। मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि भारत में, आज़ाद भारत में जो आरक्षण है, उसकी बुनियाद है भार जो आधुनिक राज्य है, आधुनिक भारत राज्य स्टेट के साथ में नेगोशिएशन से शुरुआत हुई है और वो राजनीतिक नेगोशिएशन है, पावर का नेगोशिएशन है कि इस राज्य की संकल्पना में हमारा पावर क्या है, आप हमें कहाँ पे रख रहे हो। तो इसीलिए रिजर्वेशन को केवल एक वेलफेयर पॉलिसी की तरह देखना या बाकी जो इस तरह से वेलफेयर पॉलिसी होती है, मुझे लगता है कि वो बुनियादी तौर पे गलत है। और वो इसीलिए भी गलत है क्योंकि जो शेड्यूल कास्ट का आरक्षण की जो बुनियाद है, वो बाबा साहब अलग-अलग शेड्यूल कास्ट के धड़ों को, अलग-अलग घटकों को, चाहे वो दक्षिण से है, चाहे वो उत्तर भारत से है, चाहे वो मध्य भारत से है, अलग-अलग धड़ों को इकट्ठा करके और उनके जो रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस है, उनका एक कॉन्फिडेंस पाके बाबा साहब एकमात्र एक तरीके से लीडर बनते हैं, उनके नुमाइंदे बनते हैं, उनको लीड करते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और बाबा साहब ये बार-बार कोशिश कर रहे हैं शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के ज़रिए भी कि पूरे भारत में शेड्यूल कास्ट एक जाति नहीं लेकिन एक क्लास कैटेगरी की तरह उभरे, जिसमें अलग-अलग शेड्यूल कास्ट की जातियाँ हैं और जब वो एक साथ पूरी तरीके से एज़ अ क्लास कैटेगरी उभरती है, तो वो राज्य के साथ में सही-सही अपने हकों के लिए नेगोशिएशन कर सकती है। तो क्योंकि इसकी बुनियाद एक क्लास है, क्लास का मतलब मैं ये कह इकोनॉमिकल एंगल में नहीं कह रहा हूँ, क्लास का मतलब मैं कह रहा हूँ कि एक बड़ी कैटेगरी बहुत सारे अ, अछूत जातियों की एक बड़ी कैटेगरी बना के एक प्रॉपर जो है एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन बनाया जाए जिसको आप एक रिकॉग्नाइजेबल माइनॉरिटी की तरह ट्रीट कर सकते हो और ये जो रिकॉग्नाइजेबल माइनॉरिटी है, ये स्टेट के साथ नेगोशिएशन करेगी, ये बाबा साहब की भूमिका थी। लेकिन आज़ादी के बाद में हम देखते हैं कि भारत सरकार ने या भारत राज्य ने हम देखते हैं कि कभी भी उस नेगोशिएशन को पूरा नहीं किया। ना वो राजनीतिक तौर पे पूरा किया, ना उन्होंने वो आर्थिक, सामाजिक लेवल पे उसको कभी पूरा किया। क्यों नहीं पूरा किया? उसके वो अलग-अलग रीज़न देते हैं। बहुत शुरुआती दौर से ही जब आरक्षण को लागू किया, हुँ, हुँ। बहुत शुरुआती दौर से ही जो है, इस चीज़ की बात कही गई कि जिन कैंडिडेट को आप सिविल सर्विसेज़ में या गवर्नमेंट सेक्टर में आरक्षण देने की बात करते हैं, वो उनके पास इनफ मेरिट नहीं है, तो ये नॉट फाउंड सूटेबल, ये अभी का नहीं, इसका इतिहास बहुत पुराना है। तो मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि जब बुनियाद नेगोशिएशन की थी हुँ, और हुँ। नेगोशिएशन फॉर अ पावर और यदि आप रिजर्वेशन को केवल वेलफेयर की तरह ट्रीट करोगे और जब इसको क्योंकि अगर आप वेलफेयर की तरह ट्रीट करोगे तो आप हमेशा डिवीजन में जाओगे कि किसका वेलफेयर हुआ है, किसका वेलफेयर नहीं हुआ है। इस बुनियाद इन धड़ों में आप जाओगे, इस तरह की राजनीति में आप जाओगे। लेकिन यदि आप रिजर्वेशन को उसके बुनियादी स्तर पे अगर देखते हो, जो पावर नेगोशिएशन का मसला है कि दलितों की अपनी इंडिपेंडेंट राजनीति के थ्रू एक पावर पाने का जो मसला है, अगर उसके तरह से देखते हो, तो मुझे लगता है कि ये जो सब डिवीज़न वाला जो एक पूरा आर्गुमेंट है, ये रिज़र्वेशन के बुनियादी ढाँचे को ख़त्म करता है। बुनियादी उसके उसका जो सरोकार है, उसको मेरे ख़्याल से बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट करता है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि अभी तक हर राज्य में, अलग-अलग राज्यों में शेड्यूल कास्ट जब एक होमोजेनियस कैटेगरी की तरह उभरता है, तो वो हुँ, हुँ। अपने संख्या के आधार पर और एक राजनीतिक अस्तित्व अपने बना सकता था और हम शेड्यूल कास्ट के राज्य जैसे का कि हमने उत्तर प्रदेश की एक उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स रही हुई है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र इतना छोटा राज्य होने के बावजूद भी
हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में शेड्यूल कास्ट जो है बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, खास करके विदर्भ और मराठवाड़ा रीजन में, कि कौन जीतेगा, कौन सी पार्टी लीड लेगी, कौन सी पार्टी लीड नहीं लेगी। तो जब ये डिवीजन जब आ जाएगा, तो इस तरह की अपर कास्ट लेड पॉलिटिकल पार्टीज है, वो एक शेड्यूल कास्ट के धड़े को अपने पास रखेगी, दूसरे धड़े को अपने पास रखेगी, और उससे जो इंडिपेंडेंट शेड्यूल कास्ट का एक जो राजनीति बाबा साहब ने सोची थी कि आजादी के बाद शेड्यूल कास्ट अपनी एक आजाद तौर पे राजनीति कर पाएगा अपने हकों के लिए, वो राजनीति एक तरीके से खत्म हो जाएगी, और एक वेलफेयर की जो पॉलिटिक्स है वो शुरुआत होगी। और वो जो वेलफेयर की पॉलिटिक्स है, ये वेलफेयर की पॉलिटिक्स हमेशा से एक झुनझुना रही हुई है। इसका मैं उदाहरण आपको देता हूँ कि पंजाब में 1970 के दशक में जब पंजाब सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाल के शेड्यूल कास्ट को सब कैटेगराइज करने की बात की, उन्होंने किया भी, और उन्होंने रिजर्वेशन को उस तरीके से बांटा। और जिन लोगों के आधार पर जिनका उन्होंने बुनियादी आर्गुमेंट दिया कि वाल्मीकि और मजहबी जो है वो बाकी जो शेड्यूल कास्ट है, खास करके जो जिनको चमार कहा जाता है, उनसे पीछे रह गए हैं, तो उनको इसीलिए इस रिजर्वेशन को डिवाइड करके उनका एक डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो, इसके लिए हमें सब डिवीजन करना चाहते हैं, उन्होंने ये बुनियादी बात कही। लेकिन उन्होंने बहुत लंबे समय तक उस सब डिवीजन को चलाया जब तक कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन नहीं किया। लेकिन अब तब तक के यदि आंकड़े देखते हो, तो अभी भी खास करके वाल्मीकि कम्युनिटी में पंजाब में अगर आप देखते हो, शिक्षा का लेवल बहुत कम है। यदि आप उनके लिए उनके आधार पर आप इस बात को कह रहे थे कि हम इनको सेपरेट रिजर्वेशन देना चाह रहे हैं, तो उनका रिप्रेजेंटेशन अभी भी पंजाब सरकारी खातों में और साथ ही साथ स्कूली और कॉलेज एजुकेशन में ना के बराबर है, इनसिग्निफिकेंट है। क्योंकि उसका कारण ये है कि सरकारें जो है, खास करके जो अपर कास्ट लेड पॉलिटिकल पार्टीज, एक जमाने में कांग्रेस हो गई, पंजाब में अकाली दल हो गई, और अभी बाकी राज्यों में भी हम देखते हैं कांग्रेस, जैसे तेलंगाना में, या बाकी जो सो कॉल्ड डोमिनेट ओबीसी कास्ट है, इनकी जो पूरी राजनीति, बिहार का हम उदाहरण देखते हैं, तो बिहार में जब दलित महादलित का जब विभाजन किया गया, मैं बिहार में नौकरी किया और मैं आप और वहां की यदि अगर आप आंकड़े उठा के देखते हैं, वहां के रिसर्च को उठा के देखते हैं, तो जिस आधार पर नीतीश सरकार ने वो डिवीजन किया था, अगर आप देखते हैं, तो अभी भी जिनके आधार पर आपने डिवीजन किया था, उनका रिप्रेजेंटेशन इन सो कॉल्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन एजुकेशन इज इनसिग्निफिकेंट। तो फिर जो तो फिर तो कभी भी कुछ कोई भी जो आप एक्सपेरिमेंट करते हो, कोई भी आप वेलफेयर के नाम पे जब रिजर्वेशन को डिवाइड कर रहे हो, तो जो पास्ट में आपने जो डिवाइड किया है जिन स्टेट में, आप सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पूछना चाहिए था, उनसे डेटा लेना चाहिए था कि जब आपने डिवीजन किया है, ऑलरेडी किया था, तो इसका हमें परिणाम बताइए कि कितना हद तक आपने ये उन लोगों के काम आया जिनके जिनके नाम पर आपने इस डिवीजन को किया था। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जजमेंट दिया है, इसमें कौन से डेटा का यूज किया है कि ये वाली कास्ट जो है ज्यादा पिछड़ी हैं, ये वाली कास्ट, क्योंकि बैकवर्डनेस का एक पैमाना जो है उन्होंने रखा है, क्योंकि जो शेड्यूल कास्ट का कैटेगरी है उसका एक अलग क्राइटेरिया है, बैकवर्डनेस उसका क्राइटेरिया नहीं है मेनली। सुप्रीम तो कोर्ट ने कोई भी एविडेंस को साइट नहीं किया अपने पूरे जजमेंट में कि शेड्यूल कास्ट के भीतर कौन सी ऐसी जाति है जिसको आप लीडिंग कर रहे हो, और कौन सी ऐसी जाति है जो पीछे रह गई। सुप्रीम कोर्ट रादर ये कह रही है कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है। हम तो एक आपको ओपनिंग दे रहे हैं हर स्टेट को, कि आपको लगता है कि यदि आपके राज्य में कोई जातियां इस तरीके से पीछे रह गई है, तो आप उनके लिए सेपरेट रिजर्वेशन दे सकते हो विद इन द शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन में से। अभी इसका बेसिकली प्रॉब्लम ये है, जैसे मैंने कहा कि यदि आप रिजर्वेशन को वेलफेयर की तरह अगर ट्रीट करोगे, तो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट किसी को भी बहुत अच्छा लग सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि पूर्व में जिन राज्यों ने डिवीजन किया, वो विफल रहे इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि जिनके आधार पर आपने रिजर्वेशन दिया था, आपने उनको अभी भी रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है। इसके कारण क्या हो सकते हैं? तो इसके बुनियादी कारण मुझे लगता है कि ये है कि भारत में अभी खास करके अगर आप पिछले पोस्ट 90s अगर देखते हो, या उसके पहले अगर मैं एक बात कहूँ तो लिबरलाइजेशन के बाद हाँ, नहीं उसके पहले भी अगर आप एक उसी से जुड़ी हुई अगर मैं एक बात कहूँ, तो भारत में अलग-अलग राज्यों में शेड्यूल कास्ट का जो पहला जनरेशन जिन्होंने आरक्षण लिया, वो 70 के बाद शुरू हुआ। अगर आप एक्चुअली उस आंकड़ों को देखते हो, तो 70 के बाद शेड्यूल कास्ट के लोग आरक्षण को सही तरीके से ले पा रहे हैं। उसका कारण क्या है?
आप जिनको लीडिंग कास्ट कह रहे हो, उनके बीच में भी आरक्षण जो है, वो प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। उसका कारण ये है, क्योंकि रिज़र्वेशन हैज़ टू अवेल, वन हैज़ टू अवेल रिज़र्वेशन। जैसे कि आपको कुछ वेल पढ़ाई जो है करनी यस, पड़ेगी, इतना जो है आपका यस, क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, यस। ग्रेजुएशन होना चाहिए। यस, ऑफ कोर्स, बिकॉज़ जो वेलफेयर पॉलिसी होती है कि मैं कहता हूँ कि मनीष की गरीबी है और इसीलिए मनीष को अनाज दिया जाए, मनीष को दवाई दी जाए तो आपके घर तक आएगी या हुँ, फिर आपको एक सेंटर में जाके लेना पड़ेगा, राइट? आप वहाँ पे जाके हुँ, लोगे। बुनियादी बात ये है कि सरकार या राज्य जो है वो बुनियादी सेवाएँ आपके पास पहुँचाएगी और आप उनका उपभोग करोगे। लेकिन रिज़र्वेशन का ऐसा नहीं है। रिज़र्वेशन का मतलब जैसे कि ये है कि आपको रिज़र्वेशन को अवेल करना है। जब आप अवेल तभी कर पाओगे, जब आप एक बुनियादी शिक्षा को प्राप्त कर लोगे। अभी सवाल जैसे मैंने कहा जिन कम्युनिटी का रेफ़रेंस सुप्रीम कोर्ट दे रहा है, अपने जजमेंट में साइट कर रहा है, एक जो तमिलनाडु की जिसको हम हिंदी भाषा में वाल्मीकि कम्युनिटी कह सकते हैं अपनी हिंदी भाषा में अ और जिनको हम वाल्मीकि कहते ही हैं अपने नॉर्थ इंडिया में या हुँ, सेंट्रल हुँ। इंडिया में, तमिल तो में क्या क्या कास्ट है उधर? वो अरुंधतिया, जो अच्छा, तमिलनाडु में अरुंधति। अरुंधतिया। तो अरुंधतिया जो कास्ट है, तमिलनाडु के भीतर आप देखोगे, तो स्कूली शिक्षा में अरुंधतिया का समाज जो है, वो स्कूली शिक्षा में आपको उनका प्रेज़ेंस नहीं ज़्यादा दिखता है। और जिन स्कूलों में उनके बच्चे जाते हैं या बाकी शेड्यूल कास्ट के बच्चे भी जाते हैं, वो स्कूली शिक्षा का तंत्र है, एक तरीके से सरकारी तंत्र खत्म कर दिया गया है। और जो प्राइवेटाइज़ेशन ऑफ एजुकेशन हुआ है पूरे भारत में, उससे ये हुआ है कि स्कूली शिक्षा एक तरीके से खत्म हुई और प्राइवेटाइज़ेशन की वजह से आप वो शिक्षा नहीं ले पा रहे हो और सरकार ने उसके लिए कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं किया हुआ है। तो इस जैसे मैं आपको बता रहा था कि 70 के दशक में 70 के बाद के दशक से आरक्षण इवन जैसे मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, अगर आप बुद्धिस्ट जिनको महार कहते हैं, उनकी अगर बात करते हैं या उत्तर प्रदेश के अंदर आप जाटो कम्युनिटी की बात करते हैं, तो आप देखते हैं कि उनमें भी 1-2 दशक जाने के आज़ादी का एक बहुत लंबा समय जाने के बाद, जब एक बुनियादी शिक्षा उन्होंने ले ली, उसके बाद में वो आरक्षण को हायर एजुकेशन में, उसके बाद में वो नौकरी में धीरे-धीरे पाने लगे। वो भी बड़े मुश्किल से। कोई भी राज्य सरकार ने और कोई भी भारत की केंद्र सरकार ने, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो, कोई भी सरकारों ने जो है, वो रिज़र्वेशन कभी भी जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो बैकलॉग का जो डेटा है, वो इतना भयानक डेटा है, अगर आप उसको मैंने जो अपना आर्टिकल लिखा था, उसमें नंबर भी साइट किया है कि इतना ज़्यादा बैकलॉग है और हर साल वो साल बढ़ता आ रहा हुआ है। तो कोई भी सरकार ने जो है, कभी भी रिज़र्वेशन को सैचुरेट नहीं किया है। लेकिन आपके पहले सवाल का जवाब देते हुए हुँ, वही कहूँगा कि मेरी ये भूमिका है कि अगर इस तरह की जातियाँ जो है, शेड्यूल कास्ट के भीतर कि जो कंपैरेटिवली बाकी शेड्यूल कास्ट से पीछे रह गई है। क्योंकि शेड्यूल कास्ट में भी जिनको आप लीडिंग कह रहे हैं, उनका एक सबसे बड़ा तबका है। जैसे मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, हुँ, हुँ। मैं कह सकता हूँ कि जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, उसका मेजॉरिटी तबका अभी भी गरीबी के अंदर रहता है। वो गाँव में अभी भी लैंडलेस लेबरर है और शहरों में अभी भी सबसे ज़्यादा झुग्गी में रहता है। उसमें भी एक छोटा सेक्शन है जो कि पहली जनरेशन का है, जो सरकारी शिक्षा पाके थोड़ी बहुत नौकरी कर पाया और अभी जो इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी है, वो नहीं है। रिज़र्वेशन की तो बुनियाद ये थी कि आप एक समाज को खड़ा करेंगे, उसका क्रीमी लेयर खड़ा करेंगे और वो क्रीमी लेयर समाज को रिप्रेज़ेंट करेगा, समाज की राजनीति करेगा, समाज के हक की बात करेगा। और जो भी थोड़ा बहुत क्रीमी लेयर चाहे महाराष्ट्र से हो, उत्तर प्रदेश से हो, बाकी साउथ इंडिया से हो, शेड्यूल कास्ट के अंदर निकला, उसने क्या किया? क्या उसने वो रिज़र्वेशन को अपने हद तक अपने पास ही रखा? नहीं। जो रिज़र्वेशन की बुनियाद थी कि यहाँ से आप अपनी इंडिपेंडेंट राजनीति का उगम करेंगे, जो हुँ, कि हुँ। हुआ। हम देखते जैसे कि हैं बामसेफ के थ्रू देखते हैं कि साहेब कांशीराम ने जो है बामसेफ बनाया, उसके बाद लोगों को मोबिलाइज़ किया, वही लोग मोबिलाइज़ किए जो रिज़र्वेशन का फ़ायदा बिल्कुल, मिला जिनको। और बिल्कुल आपकी बात को ही मैं ऐड करते हुए बोलूँगा कि बामसेफ 70 के दशक में बन रहा है, जब हमारे लोग धीरे-धीरे सरकारी नौकरी में, छोटी-मोटी नौकरी में आ रहे हैं। तो जो भूमिका है किसी भी एक आधुनिक राज्य की, वो ये होती है कि दबा-कुचला समाज अपने पैरों पे खड़ा होगा और उसको उसके साथ हम सरकार स्टेट जो है नेगोशिएट करेगा। तो नेगोशिएट कैसे करेगा? जो खड़ा होगा अपने पैरों पे, जो बात करेगा अपनी, वो उनके साथ नेगोशिएट करेगा। तो हुआ ये कि शेड्यूल कास्ट के भीतर जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी अलग-अलग राज्यों में थोड़ी बहुत आरक्षण के कारण आगे बढ़ पाई, उन्होंने उस आरक्षण के आधार पर अपनी राजनीति को खड़ा किया और वो राजनीति केवल दलितों तक उन्होंने सीमित नहीं रखी। उन्होंने उन आदिवासियों की बात की,
उन्होंने ओबीसी की बात की। भारत के अंदर एक पूरा नया डिस्कोर्स, ना केवल दलितों के लिए लेकिन अति पिछड़ा और पिछड़ों के लिए इस देश में नया डिस्कोर्स बहुजनों का और उनके हक की बात करने वाला का डिस्कोर्स मुसलमानों के लिए भी जब हम के अम्बेडकरवादी लिए आंदोलन ये की बात दलितों ने करते स्टार्ट किया। ये दलितों ने स्टार्ट किया, जिनको आप आज कुछ इंटेलेक्चुअल जो है, जो उनको आज क्रिमिनलाइज़ कर रहे हैं। हैं। हुँ, हुँ। वो ये बात को भूल रहे हैं कि इस देश में जहाँ पे डिस्कोर्स खत्म हो गया था, जहाँ पे लड़ाई खत्म हो गई थी, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में जहाँ पे मल्लाओं का कोई नाम नहीं लेता था, उनको कोई पूछता नहीं था, जहाँ पे मौर्य को कोई पूछता नहीं था, जहाँ पे पटेल को कोई पूछता नहीं था, वैसी जगह पे मान्यवर कांशीराम साहब ने बामसेप और बीएसपी के थ्रू उन जातियों को आवाज़ दी है। उन जातियों को पब्लिक प्रेज़ेंस में लाया है और उन जातियों के नेता बीएसपी छोड़ के आज अपनी एक-एक छोटी-छोटी पार्टियाँ चला रहे हैं। ये उस मूवमेंट की देन है, ये उन शेड्यूल कास्ट की देन है, जो 60-70 के दशक में सरकारी शिक्षा पाके, सरकारी छोटी-मोटी नौकरियाँ पाके, जिन्होंने अपने पॉकेट से पैसा खर्चा किया, जिन्होंने अपने फैमिली को एक तरीके से उद्ध्वस्त करके, बर्बाद करके सामाजिक जीवन में रहे। कांशीराम साहब जैसे अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिनको हम जानते नहीं, जिन्होंने अपने घर बर्बाद किए और केवल इस बात के ऊपर कि हम बहुजन संकल्पना को लाएँगे, बहुजन मूवमेंट को लाएँगे। मुझे पता है कि शेड्यूल कास्ट का एक व्यक्ति महाराष्ट्र का बामसेप का व्यक्ति के उड़ीसा के कोई एक कोने में काम कर रहा है, मैं उन्हें जानता हूँ। कोई ऐसे व्यक्ति है जो उत्तर प्रदेश के हैं, जो कोई महाराष्ट्र के कोई एक आदिवासी कोने में काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से उन शेड्यूल कास्ट लोगों ने इस राजनीति का उगम किया। मैं कह रहा हूँ, ये क्योंकि क्योंकि जैसे बाबा साहब कहते थे कि काफ़ी सारे फुल टाइमर्स को मैं भी जानता हूँ जो अपनी नौकरी छोड़ के जो है महाराष्ट्र आए हुए हैं, दिल्ली में अभी बामसेफ के हाँ, लिए काम बिल्कुल, तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो बुनियाद थी रिज़र्वेशन की, जो बाबा साहब ने उन नेगोशिएशन से लाया, नेगोशिएशन की हम माइनॉरिटी है, वी एज़ अ शेड्यूल्ड कास्ट आर अ माइनॉरिटी एंड देयरफॉर यू हैव टू सेफगार्ड आवर राइट्स। द मॉडर्न सिस्टम माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं आप, माइनॉरिटी में हम कैसे आते हैं? अगर हम इस बात को पूछें। That's what Baba Saheb, through Scheduled Caste Federation did. That he said कि we as a political community are not Hindu. Neither हमको हिंदू अपना नहीं मानता है और हम रिलीजियसली हिंदू नहीं है और इसीलिए माइनॉरिटी की तरह जो रिलीजियस माइनॉरिटी है, उनकी तरह हम भी एक अलग तरीके से माइनॉरिटी है। अब सवाल ये है कि आप हमें you have to treat us now as a political minority. The way you are treating मुस्लिम एज अ पॉलिटिकल माइनॉरिटी, जिसके बुनियाद पे मुस्लिम लीग ने अपना सेपरेट नेशन लिया। बाबा साहब ने कहा कि हम सेपरेट नेशन की मांग नहीं कर रहे। ऑल्दो बाबा साहब गांधी को कह रहे हैं कि गांधी आई डोंट हैव होमलैंड, फिर भी बाबा साहब ये कह रहे हैं कि हम सेपरेट नेशन की बात नहीं कर रहे, हम सेपरेट सेटलमेंट और सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे हैं, जो आपको हमें देना होगा। और जब बाबा, तो उस बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ कि उस बुनियाद पर भारत में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए एक तरीके से खास करके शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षण का निर्माण हुआ। उसी बुनियाद को मेरे ख्याल से अगर आप बामसेप के थ्रू देखेंगे, वो इतनी अग्रेसर हुई कि केवल वो दलितों तक नहीं रही, उसने एक नई राजनीति का उगम किया, जिसको आज आप बहुजन कॉन्शियसनेस कहते हो, जो ओबीसी और बाकी जो कास्ट है आज उसका लाभ ले रही है। ये शेड्यूल कास्ट के उन लोगों की देन है, जिनकी पहली जनरेशन बड़े मुश्किल से, गरीबी से निकल के, जिन्होंने अपना लिटरेचर खड़ा किया, जिन्होंने पुलिस के डंडे खाए, जो जेल में गए, जिन्होंने अपने सैलरी से अपने घर को छोड़ के समाज को पैसा दिया, आज उनकी देन है। लेकिन आज उनको पनिशमेंट दिया जा रहा है। उनको क्रीमी लेयर बोल के आज एक तरीके से ऐसा माहौल खड़ा कर दिया गया है कि एक तरीके से उनको क्रिमिनलाइज़ किया जा रहा है। ना केवल अपर कास्ट लिबरल इंटेलेक्चुअल से, ना केवल रिग्रेसिव राइट विंग अपर कास्ट इंटेलेक्चुअल से, लेकिन उन लोगों से भी जो इन छोटी-छोटी जातियों से आए पढ़े और जो आज बोलने लगे हैं, वो इतिहास भूल गए हैं कि ये शेड्यूल कास्ट की देन है कि इस भारत में बहुजन डिस्कोर्स दोबारा से जिंदा हुआ है, जिसने ओबीसी को एक नई भाषा दी है, ओबीसी के आर्टिकुलेशन को एक नई भाषा दी है, छोटी-छोटी जातियाँ दलितों की है, उनको एक नई भाषा दी है। तो इसीलिए वो क्रिमिनलाइज़ नहीं होना चाहिए। राहुल भाई, एक मेरा सवाल ये है कि ये आर्गुमेंट लोगों की तरफ से भी है कि जो क्रीमी लेयर है, जिनको रिजर्वेशन मिल गया है, एक जनरेशन को रिजर्वेशन मिला, उनके अगर फादर आईएएस है या मदर आईएएस है, आईपीएस है, तो उनके बच्चों को क्या रिजर्वेशन मिलना चाहिए? और दूसरा चीज़ ये है कि जो एक अच्छा खासा इकोनॉमिकली बैकग्राउंड से आता है, तो उसके पास ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ है, ज़्यादा अच्छा उसके पास में एनवायरनमेंट है कि वो रिज़र्वेशन का फ़ायदा ले सकता है। लेकिन
अगर हम कंपेयर करते हैं शेड्यूल कास्ट के ही लोग जो ज़्यादा डिसएडवांटेज हैं इकोनॉमिकली, तो उनको काफ़ी दिक्कत आती है रिजर्वेशन लेने के लिए। तो क्या क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करना चाहिए? इस पे आपका क्या ओपिनियन है? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप रिज़र्वेशन की शुरुआत देखते हो, तो पहली जनरेशन जो रिज़र्वेशन जिन्होंने लाभ लिया, क्या वो जनरेशन उस जनरेशन के माँ-बाप बहुत अमीर थे? नहीं थे, लेकिन उनको रिज़र्वेशन मिला। इसका मतलब क्यों मिला? क्योंकि एक बुनियादी सरकारी शिक्षा, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर था जिसके सहारे वो वहाँ तक पहुँच सके, बराबर? अभी अभी ये कहने की कोशिश कर रहा अभी जब सरकार ने कोई भी इन द एब्सेंस ऑफ एनी रेडिकल मेजर टू अपलिफ्ट द वर्किंग क्लासेस और द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर अमॉन्ग शेड्यूल कास्ट, आप ये कह रहे हो कि एक मजदूर के बेटे को आप ये कहना चाह रहे हो कि वो आईआईटी में केवल अपने मेहनत से पहुंच सकता है। ऐसा नहीं होता है। यदि उसको आईआईटी या कहीं बड़ी जगह पर पहुंचना है तो उसको एक सपोर्ट मैकेनिज्म उसके लिए खड़ा करना होता है, जो सपोर्ट मैकेनिज्म एक पार्शियल तरीके से पहले मौजूद था, सरकारी स्कूलों के आधार से, सरकारी स्कॉलरशिप के आधार से। अभी आपने वो पूरा खत्म कर दिया है। मैं जिस स्टेट से आता हूँ, जब कांग्रेस और बीजेपी, लेकिन बीजेपी ने सबसे ज़्यादा जो सरकारी हमारा सपोर्ट सिस्टम था, उसको बहुत रैपिडली खत्म किया हुआ है। हमारे चाहे स्कॉलरशिप्स हो, चाहे हमारे सरकारी संस्थाएँ हो, उसको रैपिडली खत्म किया और उसको एक तरीके से फ्यूडल सिस्टम बना दिया कि जिसके पास पैसा होगा वो शिक्षा लेगा, जिसके पास नहीं वो नहीं लेगा। आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मैंने ये कहा कि शेड्यूल कास्ट के भीतर ऑल अक्रॉस द कास्ट 1% से भी कम ऐसा सेक्शन होगा जिसके पास बुनियादी रिसोर्सेस है। हुँ, जिसको आप लीडिंग कास्ट कह रहे हो, आप उत्तर प्रदेश का डेटा उठा के देख लीजिए कि शेड्यूल कास्ट के भीतर में इकोनॉमिक स्टेटस का अगर बात करते हैं आप, अगर वो एससी-एसटी 2011 का अगर उस सेंसस को भी इन्होंने, अगर आप उसको भी अगर बारीकी से देखते हो, तो आपको पता चलेगा कि शेड्यूल कास्ट के भीतर जिसे आप लीडिंग कास्ट कर रहे हो, उसमें भी बहुत ही टाइनी लेस देन 1% सेक्शन जो है, वो जो है, वो एक तरीके से उस हालातों में है जो वो जिसको आप एलीट कह सकते हो, इकोनॉमिकल एलीट कह सकते हो। उनमें भी बड़ा सेक्शन जो गरीबी में रह रहा है। तो एक छोटे सेक्शन के लिए आप कभी भी जो एक लॉ नहीं बनाते। हुँ, हुँ, और ये भी कोई डेटा हमारे पास नहीं है कि जिनके जो एक जैसे बोला जाता है कि आईएएस का बेटा ने रिज़र्वेशन लिया। ये डेटा कोई भी हमको अपका से आर्ग्यू करता है। लेकिन मैं हर बार उनको पूछता हूँ कि मुझे कोई रिपोर्ट, कोई डेटा बताइए, जो ये हुँ, साबित कर सके कि कितने आईएएस के बेटों ने रिज़र्वेशन का लाभ लेते हो। मैं जिन मेरे दोस्तों को जानता हूँ जिनके माता-पिता शेड्यूल हुँ, कास्ट हुँ, से आईएएस बने, रादर मैं देखता हूँ कि वो सरकारी नौकरी में ना जाते हुए, वो कोई अलग प्रोफ़ेशन में जा रहे हैं जहाँ पर आरक्षण नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं है, वो अपने रास्ते वहाँ खोज रहे हैं जो सेकंड जनरेशन, और यहाँ तक कि उनके भी बेटे जो है वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। जब वो प्राइवेट सेक्टर में भी जाते हैं, मैं अपने दोस्तों को जानता हूँ हुँ, कि हुँ, पता है कि उनके पिता आईएएस है, लेकिन फिर भी उनके साथ उनके जहाँ पे वो नौकरी करते हैं, वहाँ उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है जब पता चल जाए कि इनकी जाति ये है। यहाँ तक कि मेरे एक दोस्त ने कहा कि उनको घर मिलने में भी अभी अभी भी मुश्किल होती है जब उनको पता चलता है कि वो इस फलाना-फलाना जाति से है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ राहुल भाई, कि जैसे कि आपने ज़िक्र किया कि आप ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके फ़ादर जो है आईएएस थे, लेकिन उन्होंने फ़ायदा नहीं लिया उसका और वो हाँ, प्राइवेट सेक्टर में गए। लेकिन बार-बार काफ़ी ज़्यादा ज़िक्र आता है इसी डिस्कोर्स में क्रीमी लेयर की जब बात होती है कि टीना डाबी ने जो है रिज़र्वेशन का फ़ायदा लिया। हुँ। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ आपको कि टीना दाबी ने यदि रिज़र्वेशन का फ़ायदा लिया है, तो वो रिज़र्वेशन का फ़ायदा उन्होंने क्या केवल इस बुनियाद पे लिया कि वो उनके माता-पिता बहुत प्रबल हैं? क्या आपको ऐसे आईएएस नहीं दिखते हैं, जिनके माता-पिता बहुत प्रबल नहीं थे? मैं ऐसे आपको 20 लोगों के नाम एटलीस्ट मैं जानता हूँ, जिनके माता-पिता बहुत प्रबल नहीं थे, बहुत अच्छे घर से नहीं आते थे। लेकिन क्योंकि उनके पास एक सपोर्ट मैकेनिज़्म था, जो एक तरीके से पहले एक्ज़िस्ट करता था, जो खत्म हुआ है, तो वो जो है, वो नहीं रहा हुआ है। तो शेड्यूल कास्ट के अंदर भी आपको ये सोचना पड़ेगा, और ये बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशन है अभी। ये सब कैटेगराइज़ेशन करने के बाद में सबसे बड़ा प्रैक्टिकल सिचुएशन यही उभरेगा, और इस हुँ, प्रैक्टिकल हुँ। सवाल को लोगों को समझना पड़ेगा कि शिक्षा लेना और शिक्षा लेने के बाद में रिज़र्वेशन को अवेल करना अपने आप में एक ऐसा टास्क बन गया है कि जिसके पास रिसोर्स रहेंगे, वही उस शिक्षा को ले पाएगा, वही उस शिक्षा को प्राप्त कर पाएगा। अगर गरीब हूँ, तो मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाऊँगा, तो मेरा बच्चा यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाएगा या फिर आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन पाएगा। तो वो एक मज़दूर बनेगा।
अभी बचे हुए वो लोग हैं जिनके पास ये रिसोर्सेस है कि जो शिक्षा लेके आरक्षण का अवेल करके आईएएस आईपीएस बन सकते हैं। आप तो अभी ये लोग ये कह रहे हैं कि जो आपके गरीब तो बिल्कुल नहीं आ सकते यहाँ पे। अगर भूल से भी आ गया क्योंकि उसके पास रिसोर्सेस नहीं थे, उसके पास कम परसेंटेज थे या वो बहुत पढ़ नहीं पाया जो भी है, तो आप उसको बोलेंगे नॉट फाउंड सूटेबल। और जो आ गया जिसके पास कुछ रिसोर्सेस थे, उसको आप बोल रहे हो कि देखो ये तो अमीर शेड्यूल कास्ट है। लेकिन अगर अमीर शेड्यूल कास्ट को आप क्रीमी लेयर लगा दोगे और गरीब शेड्यूल कास्ट वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो फिर वो सीट तो जो है वो वैकेंट रहेगी और उस वैकेंट सीट को आप जनरल में कन्वर्ट करते हो। ये ऐसा ही होते आ रहा है। नॉट फाउंड सूटेबल की ज्यादातर सीटें आप जनरल जनरल कोटे में जो है आपका माइक बंद है मनीष। तो राहुल भाई, इसका सॉल्यूशन क्या है? जो गरीब वही लोग हैं, क्योंकि उनके पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, अच्छा सपोर्ट सिस्टम नहीं है और सरकार उस पे ध्यान नहीं दे रही है। पहले जो है गवर्नमेंट स्कूल, पब्लिक जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो काफ़ी अच्छे थे, अभी प्राइवेटाइज़ेशन होता जा रहा है, तो उससे क्या दिक्कतें हैं? यही मैं कह रहा हूँ कि इवन विद इन शेड्यूल कास्ट अम्बेडकर डिस्कोर्स इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि मैं बार-बार कह रहा हूँ कि रिजर्वेशन इज़ अबाउट टू अवेलिंग इट। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं एक नागपुर के झोपड़पट्टी से आता हूँ। हमारे बस्ती में मैं मेरे ख्याल से पहला दूसरा व्यक्ति हूँगा जिसने ग्रेजुएशन 12th की शिक्षा पूरी की, जो ग्रेजुएशन में गया और जो बाद में यूनिवर्सिटी में गया और या अपना जो है पीएचडी जेएनयू से कंप्लीट कर पाया। ये मैं सब कर पाया क्योंकि मेरे पास मेरा एक बड़ा भाई था, जो मेरे लिए कुछ कर रहा था। लेकिन मैक्सिमम फैमिलीज़ में जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ पे ये है कि बच्चा जो है, वो 9-10 साल का होने के बाद में उसके घर में इतने साधन नहीं है, कि वो 2 वक़्त की रोटी भी अपने बच्चों को दे सकता है। इसीलिए वो बच्चा भी जो है और हमने भी चाइल्ड लेबर किया है। हम भी चाइल्ड लेबर करके अपना स्कूली शिक्षा की है। तो बिना चाइल्ड लेबर किए हुए आप स्कूली शिक्षा को पूरा नहीं कर सकते हो। शेड्यूल कास्ट का खास करके जो अम्बेडकर डिस्कोर्स है उसकी भूल ये हो रही है कि वो जाति के सवाल को केवल और केवल एक आइडेंटिटी असर्सन तक और एक कल्चरल आइडेंटिटी तक ही सीमित कर पा रहा है। वो ये नहीं समझ रहा है कि जाति का सवाल जिसे बाबा साहब कहते हैं ये मोनोपोली का सवाल है कि जिस जाति सिस्टम में आपको केवल और केवल एक रिचुअल सरप्लस लेबर की तरह ट्रीट किया जाएगा। पहले गाँव में आपको कहा जाता था कि आपने मेरे घर में ढोल बजाया, मेरे गाय मरी उसको आपने कहीं फेंक दिया, उसका ये किया, तो उसके बदले में आपको अनाज देंगे, लेकिन लेबर नहीं। क्योंकि लेबर जब आएगा, जो है पश्चिम में जो कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर है, वो लेबर के साथ में आपको कैपिटल भी इंट्रोड्यूस होता है। लेकिन भारत जहाँ जो एक मैं कहूँगा कि एक पेगन और एक ब्राह्मणिकल पेगन सोसाइटी जो है भारत, उसमें देयर इज़ मैं कहता हूँ कि श्रम का जो आइडिया है वो एक्सिस्ट नहीं करता है। क्या एक्सिस्ट करता है? रिचुअल ड्यूटी क्योंकि ये धर्म शास्त्रों ने कहा गया है, जाति के नियम से आपको ये काम करना है, इसलिए ये लेबर नहीं है, इसलिए उसको आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। इसलिए आपको क्या मिलेगा? आप क्योंकि केवल सर्वाइव करना चाहिए, क्योंकि मुझे आपकी ज़रूरत है कि कल गाय मर गई, तो उसको कौन उठाएगा? तो मुझे इसीलिए आप ज़िंदा रहना चाहिए, इसलिए मैं आपको अनाज दूँगा, उसके ऊपर नहीं। इसीलिए आपको आपकी सुरक्षा करने का कोई अधिकार नहीं, आप हथियार नहीं रख सकते हो, आप अच्छे कपड़े पहन नहीं सकते हो, ये क्यों आ रहा है? ये जो माइन्यूट लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, जो कंट्रोल है ऑफ अपर कास्ट लोअर कास्ट का जो कंट्रोल है अपर कास्ट के द्वारा, ये क्यों है? तो जाति की जो जो पूरा सिस्टम है हम लोगों को जो बाबा साहब बार-बार कह रहे हैं, वो ये बार-बार कह रहे हैं कि भाई जाति सिस्टम जो है ये वो एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं कोलोनाइज़ेशन ऑफ अपर कास्ट के द्वारा जो लोअर कास्ट है उनका एक कोलोनाइज़ेशन है और कोलोनाइज़ेशन का मतलब केवल कल्चरल कोलोनाइज़ेशन नहीं होता है, उसका सबसे बड़ा कोलोनाइज़ेशन होता है आर्थिक, उसका बाबा साहब मोनोपोली शब्द का भी प्रयोग करते हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि रिज़र्वेशन जैसे मैंने कहा, एक वेलफेयर नहीं था, रिज़र्वेशन था कि हम एक नेगोशिएशन है इंडियन स्टेट के साथ में कि आप हमें कैसे ट्रीट कर रहे हो, एक पॉलिटिकल माइनॉरिटी की तरह और आप हमें हमारे अधिकार दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। लेकिन उसके अलावा यदि हम जाति को सांस्कृतिक को सवाल के साथ-साथ अगर उसको आर्थिक या उसको थ्योरी में जो कहते हैं मटेरियल क्वेश्चन अगर की तरह ट्रीट करते, तो हम समझ पाते कि इस देश की जो लार्जली जो बड़ी इकोनॉमी है वो जो है या सर्विस सेक्टर जो है, वो जो है, वो जाति के आधार पर कंट्रोल किया जाता है और इसीलिए सबसे बड़ा तबका दलितों का जो झोपड़पट्टी में रहता है, जो गाँव में रहता है, आज एक सो कॉल्ड अच्छी शिक्षा के बाहर है। आज उसके पास रिसोर्सेस नहीं, वो शहरों में इन्फॉर्मल इकोनॉमी वो चीप लेबर की तरह है।
तो मैं मनीष आपके सवाल का जवाब अगर दूँ बहुत संक्षिप्त में, ये तो बहुत बड़ा एनालिसिस हुआ, लेकिन एक संक्षिप्त में अगर मैं एक बात कहूँ, तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा था कि सब कैटेगराइज़ेशन के साथ भी यही होगा कि आप जिन गरीब दलितों का हवाला दे रहे हो, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएँगे, जहाँ पे आप उनको रिज़र्वेशन लेना है। और जब वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएँगे, तो आप क्या करोगे? आप उन सीट्स को कन्वर्ट करोगे जनरल कैटेगरी में। तो क्या पंजाब सरकार ये नहीं कह रही है कि अगर वाल्मीकि के अंदर हमें एक कैंडिडेट नहीं मिलेगा, जो आप जिसको आप नॉट फाउंड सूटेबल कैंडिडेट कर रहे हो, तो वो शेड्यूल कास्ट का जो सीट है, हम दूसरे शेड्यूल कास्ट को देंगे जो जिसको आप बी सेक्शन में रख रहे हो, लेकिन हम उसको जनरल में कन्वर्ट नहीं होने देंगे। ये कोई भी सरकार जो है इस बात के ऊपर राजी नहीं होगी या राजी नहीं हो रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे और कोई अन्य पार्टी हो, कि हम इस सीट को जो है जनरल में कन्वर्ट नहीं होने देंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके कोई भी निर्देश नहीं दिए कि अगर ऐसा होता है, तो आप क्या करोगे? तो सुप्रीम सु आपका आपका माइक हाँ, बंद है। तो क्या ये साजिश है काफ़ी बड़ी कि शेड्यूल कास्ट का रिज़र्वेशन जो है वो ख़त्म किया जा रहा है इस सब क्लासिफ़िकेशन के थ्रू? शेड्यूल कास्ट का रिज़र्वेशन तो खत्म किया जा रहा है। सबसे बुनियादी बात ये हो रही है कि शेड्यूल कास्ट की जो राजनीति है, जो उभरती है, कभी खत्म होती है, लेकिन उसके अक्सर आसार रहते हैं कि वो भविष्य में और उभर सकती है एक बड़े लेवल पे। हुँ, वो उस आसार को, उस आशंका को खत्म कर रहे हैं। क्योंकि इसके बाद ये होगा कि एक जाति पासी अपना एक समूह बना के वो बोलेगा कि वो अपनी राजनीति करने की बात करेगा। जाटव अपनी राजनीति करने की बात करेगा, मातंग अपनी राजनीति करने की बात करेगा, महार अपनी राजनीति अलग से। फिर वो शेड्यूल कास्ट की राजनीति नहीं बोलेगा, वो फिर अम्बेडकरेट राजनीति को नहीं बोलेगा। फिर वो हर अपने कैंडिडेट को जो है संशय की, डाउट की नज़र से देखेगा। और एक जो बड़ा नेगोशिएशन हम राज्य और केंद्र सरकार के साथ अभी तक करते आ रहे हैं, या हुँ, जो हम हुँ, अपनी राजनीति को जन्म देते आ रहे हैं कि जब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जब धीरे-धीरे खत्म हुआ, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनी और रिपब्लिकन पार्टी खत्म होने के बाद हम देखते हैं दलित पैंथर का एक अलग से उभार, ना केवल महाराष्ट्र में लेकिन साउथ और कुछ नॉर्थ के हिस्से में भी दलित पैंथर देखते हैं। दलित पैंथर खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि एक तरीके से वामसेप और वामसेप के बाद बीएसपी, जिसका एक पूरा परिणाम होता है कि पूरे भारत में एक नई पार्टी का उगम होता है। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ पे जाति लोगों के मुंह पर है और लोगों के जहन में है, वहाँ पे एक शेड्यूल कास्ट की महिला वहाँ की मुख्यमंत्री बनती है। ये उसी निगोशिएशन का परिणाम है, जिस निगोशिएशन को बाबा साहब ने पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और फिर गांधी ने उसको उसका घात करके जो किया, लेकिन उसमें से थोड़ा बहुत जो हमको मिला, उसका ये परिणाम है कि बहन मायावती एक तरीके से सीएम बन पाई। यहाँ तक कि बहुत सारे राज्य पंजाब में भी किसी राज्य सरकार को ये ज़रूरत महसूस होती है कि हमको किसी दलित को जो है मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। ये इसीलिए होता है क्योंकि शेड्यूल कास्ट एज़ वन क्लास कैटेगरी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अ पावर ऑफ नेगोशिएशन। वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि रिज़र्वेशन तो वैसे भी खत्म हो गए। अभी हुँ, अगर रिज़र्वेशन का यदि आप आंकड़ा देखते हो, प्राइवेटाइज़ेशन की वजह से रिज़र्वेशन की जो नौकरी है, जिसको आप नौकरियाँ कहते हो, वो 2 से 3% के बीच में रह गई और उसमें भी बैकलॉग है। उसको भी कोई हुँ, राज्य सरकार नहीं भर रही है। लेकिन सवाल यही था, मैं यही कह रहा हूँ कि कोई भी सब कैटेगराइज़ेशन आप जब कर रहे हो, तो जब कोई रैडिकल डायरेक्ट मेजर या डायरेक्ट टारगेटेड अप्रोच आपके पास नहीं है, कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि वाल्मीकि समाज का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वाल्मीकि समाज को जो है आरक्षण के तौर पे जस्ट फॉर एग्जांपल कि वाल्मीकि समाज से पूरे भारत में 100 आईएएस होने चाहिए। अगर मैं इस हुँ, बात को सरकार इस बात को मानती है, कोई हुँ। राज्य सरकार, तो उन्होंने ये करना चाहिए कि वाल्मीकि समाज के लिए टारगेटेड पॉलिसीज़ और फिर आप रिजर्वेशन कि विद रिजर्वेशन कि की बात। उनको बिल्कुल सीड से मतलब अगर टारगेटेड का आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिल्कुल सीड से एक पेड़ को बनाया जाए, उनकी बिल्कुल, जब बिल्कुल उसको जो एक ज़मीनी स्तर पे जाके शिक्षा जो है बेसिक लेवल की फिर ग्रेजुएशन जो है, बिल्कुल, स्कॉलरशिप हो गया। डायरेक्ट यानी वही मैं कह रहा हूँ कि जब आपको पता है कि जब एक पूरा समाज पीछे रह गया। मैं योगेंद्र यादव जी का इंटरव्यू सुन रहा था, हुँ, हुँ। लेकिन उनके भी इंटरव्यू सुनने के बाद वो ये बात नहीं कह रहे। वो हुँ। अरुंधति का एग्ज़ाम्पल तो दे रहे हैं कि वो पीछे रह गए और इसीलिए ये जो क्या अरुंधति रॉय का? अरुंधतिया जो कम्युनिटी है अच्छा तमिलनाडु, अरुंधति। हुँ, वो ये तो कह रहे कि पीछे रह गई, ये बात हमको भी पता है, ये जग ज़ाहिर है। और इसीलिए ये जो रिज़र्वेशन जो है सब डिवीज़न ये
बहुत कल्याणकारी है, उनको लग रहा है, लेकिन वो इस बात को भूल रहे हैं, वो इस बात को सवाल नहीं कर रहे हैं, वो तमिलनाडु सरकार को सवाल नहीं पूछ रहे हैं, वो कांग्रेस सरकार को सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि इतने साल हो गए कि ये जो वाल्मीकि कम्युनिटी है तमिलनाडु की, उनके बीच में सबसे ज़्यादा स्कूल ड्रॉप आउट रेट क्यों है? वो ये नहीं पूछ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा सुसाइड बोलता हूँ, सबसे ज़्यादा जो डेथ है, हुँ, जिसको आप हुँ। जो सीवर में जो होती है, वो सबसे ज़्यादा क्यों? वो तमिलनाडु सरकार को सवाल नहीं पूछ रहे कि हुँ, क्यों? हुँ। आप अपने बजट से एक बड़ा हिस्सा तय कीजिए और वो सीधा आप जो है वाल्मीकि कम्युनिटी को दीजिए, उनके लिए इंस्टीट्यूशन बनाइए, उनके लिए स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ बनाइए और बोलिए कि आपके बच्चे यहाँ पे बेस्ट टू बेस्ट एजुकेशन लेंगे और ये बच्चे जो है फिर ये सब डिवीज़न जो रिज़र्वेशन का इसका फ़ायदा उठाएँगे। आप अगर केवल इतना भर कह रहे हो कि ये सब डिवीज़न हो गया है, अभी सब अच्छा होगा, ये मूर्ख बनाने वाली बात है जो पंजाब सरकार में कांग्रेस ने की, अकालियों ने की और कांग्रेस सरकार तेलंगाना में करना चाह रही है अभी। आपके बिहार में जो नीतीश कुमार ने किया, कोई भी ये सरकार ये नहीं बता पा रही है कि जब हमने सब डिवीज़न किया था, उसका क्या सिग्निफिकेंट परिणाम हुआ, क्या डेटा है हमारे पास। नाइदर बिहार गवर्नमेंट कैन प्रूव दैट देयर आइडिया ऑफ सब डिवीजन हैज हेल्प्ड द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर अमंग दलित्स, जिसको आपने डिवाइड किया था। तो आपने डिवाइड क्यों किया था? क्योंकि आपको एक शेड्यूल कास्ट जो नेता वहां पे स्ट्रांग था, उसकी राजनीति को खत्म करना था। आपको उन राजनीति को खत्म करना था जो आपके पक्षधर नहीं है। तो उस राजनीति को खत्म करने के लिए आपने इस सब डिवीजन को लाया। उसी सब डिवीजन को आप जो है अब तेलंगाना में और महाराष्ट्र में अभी बीजेपी सरकार कोशिश करेगी कि उसका फ़ायदा उठाए और एक जो वोट बैंक है, जो हमेशा से कम्युनल और कास्टिस्ट पॉलिटिक्स के खिलाफ रहा है शेड्यूल कास्ट के भीतर में, उसको कैसे कॉर्नर किया जाए। वैसे भी महाराष्ट्र में बुद्धिस्ट कम्युनिटी को पॉलिटिकली कॉर्नर बहुत बार किया गया है, पर हमेशा शेड्यूल कास्ट जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी क्योंकि वोकल है, वो हक हुँ, वो आप मुझे एक बात बताइए, हाथरस में वाल्मीकि कम्युनिटी के हमारी बहन के ऊपर अत्याचार हुआ, उसका उसका कत्ल किया गया, उसके साथ अत्याचार किया गया। हुँ, हुँ। वो हमारी बहन मैं लोगों को बता सकता हूँ कि मेरे बस्ती में जहाँ पर 2000 हमारे बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग हैं, वो सड़कों पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके मुँह पर ज़बान पे ये बात थी कि हमारे समाज की लड़की। हुँ, हुँ। ये जो हमारे समाज की लड़की, उन्होंने इमीडिएट कास्ट को नहीं देखा था। तो हुँ, हुँ। शेड्यूल कास्ट जो दलित कॉन्शियसनेस जिसको हम कहते हैं, जो हुँ, अम्बेडकरेट कॉन्शियसनेस हम जिसको कहते हैं, इसके ऊपर ये सबसे बड़ा प्रहार होगा एंड आई एम एडिंग इनटू दिस दैट द सब डिवीजन ऑफ शेड्यूल कास्ट विदाउट एनी टारगेटेड अप्रोच is nothing but the vote bank politics which many intellectuals like Yogendra Yadav are feeding into. They are not asking their beloved Congress masters and parties like जो तमिलनाडु की डीएमके है जो वहाँ का डोमिनेंट ओबीसी चलाता है उनको ये नहीं पूछ रहे हैं कि आपने अपने बजट में से कितना परसेंटेज आप वाल्मीकि समाज के अच्छी स्कूलें, अच्छे कॉलेजेस, अच्छी यूनिवर्सिटी और टेक्निकल एजुकेशन देने के लिए और कितना समय लगता है। एक अगर सरकार चाहे राज्य सरकार अपने बजट में से निकाल के केवल अगर आपको लग रहा है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पीछे रह गई है और जिसका उदाहरण आप बार-बार दे रहे हो, वाल्मीकि कम्युनिटी का आप उदाहरण बार-बार दे रहे हो, तो उसी वाल्मीकि कम्युनिटी के लिए बेस्ट टू बेस्ट यूनिवर्सिटी आप बना सकते हो, सरकारी अपने बजट से। ये बात ये लोग क्यों नहीं कह रहे? ये बात ये क्यों नहीं कह रहे कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा यदि पॉवर्टी है, तो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया जाए उन कम्युनिटी को। हुँ। आप तो शेड्यूल ट्राइब का बजट जो है, बोथ कांग्रेस एंड बीजेपी एंड अदर इवन आम आदमी पार्टी, आप उस बजट को मिसयूज़ करते हो, जो उनके लिए तय किया गया है और आप उस डिसीजन के पक्ष में खड़े क्योंकि अभी आपको वोट बैंक किया अभी बीजेपी। हाल ही में काफ़ी खबरें थी कि जो शेड्यूल कास्ट का जो फंड है, वो कभी गाय के लिए किया गया, कभी जो है कहीं पे जो है कहीं पे डाइवर्ट किया गया और अभी का जो बजट आया है, उसमें जो है मैनुअल स्कैवेंजर्स का रिहैबिलिटेशन जो स्कीम्स था, उसके लिए भी जो बजट है, बिल्कुल निल कर दिया गया। जब पार्लियामेंट में पूछा गया सवाल कि मैनुअल स्कैवेंजर्स का क्या मतलब अभी डेटा है, तो कहता है मिनिस्ट्री ऑफ रामदास अठवले कहते हैं हुँ, कि कोई भी मैनुअल स्कैवेंजर का हमारे पास कोई डेटा नहीं है और नहीं, जो हमारे पास में लोगों ने एक ऐप है उसके थ्रू जो डेटा आया, लोगों ने रिपोर्ट किया तो जब हमने वेरीफाई किया तो सारे के सारे जो है वो अनरिलायबल वो था। हाँ।
तो तो मैं ये वही डेटा वही हाँ, बात तो ये डेटा जो है वो पेश कर रहे हैं। बिल्कुल, जहाँ पर एक तरीके से स्टेट इस बात को रिकॉग्नाइज़ नहीं करना चाहता है। आप हमेशा एट्रोसिटी केस में किसी भी राज्य सरकार की भूमिका देखिए। कोई भी राज्य सरकार ये नहीं चाहती कि उनके स्टेट में अगर कोई जाति अत्याचार हुआ और वह एट्रोसिटी के मामले में अगर दर्ज हुआ और सुप्रीम कोर्ट सॉरी अगर हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसको एट्रोसिटी अगर घोषित कर दे, तो वो किसी भी राज्य कोई भी राज्य सरकार नहीं चाहता है कि ऐसा हो। वो हुँ, ये हुँ। चाहता है कि वो केस को एट्रोसिटी के तर्ज पे ना उसको जो है दर्ज किया जाए या उसका फैसला एट्रोसिटी एक्ट के थ्रू ना आए। इसीलिए बहुत दिक्कत होती है जब कोई रिपोर्ट लिखवाने जाता है शेड्यूल कास्ट बिल्कुल। एक्ट के अंदर। और ये केवल बीजेपी शासित राज्यों में नहीं है, वहाँ पे तो है ही है, वहाँ पे तो हुँ, खुलेआम है। लेकिन कांग्रेस जो शासित राज्य है, कर्नाटका में आज भी जिनको आप आज के तारीख में फॉरवर्ड शेड्यूल कास्ट कह रहे हो, उस फॉरवर्ड शेड्यूल कास्ट और जो नीचे के शेड्यूल कास्ट दोनों को भी एक ही शमशान में अपने मुर्दों को दफनाने के लिए भी अनुमति नहीं है। ये कर्नाटक की बात कर रहा हूँ। हुँ। क्या कर्नाटका सरकार कोई भी रेडिकल मेजर लेगी इसके ऊपर? ये बात नहीं हो रही है। आप ये कह रहे हो कि जो रिज़र्वेशन की जिसकी नौकरियाँ 2 से 3% बच गई है, उसके भीतर आप डिवीज़न करो और वो बहुत कल्याणकारी है। ये कैसे कल्याणकारी है? जब आपकी पूरा सेक्टर आपने प्राइवेटाइज़ कर दिया है। हुँ, हुँ। आपने जब आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को पैसा जो सरकारी संस्था है उनको पैसा ना देके उनको खत्म कर दिया जा रहा है और एक सरकारी स्कूल के जिस सरकारी स्कूल में मैं पढ़ता था, आज वो सरकारी स्कूल एक किराए के जगह पे चलती है क्योंकि उनको अनुदान नहीं मिलता है और उसके बगल में ही एक प्राइवेट स्कूल है जहाँ पर सारे अपर मिडल क्लास और अमीर के बच्चे पढ़ते हैं और मेरे झोपड़पट्टी के बच्चे आज उस किराए के स्कूल में जाते हैं, जहाँ पर आप ढंग से बैठ नहीं सकते हो और बच्चों के पैरों में चप्पल तक की ढंग से नहीं होती है। आप मुझे बताओ, वो बच्चा किसी पंचर वाले की दुकान में ही काम करेगा, आप उसका भविष्य उसके माथे पे लिख दे रहे हो और जो बच्चा जो ज़्यादातर अपर कास्ट है, जो ज़्यादातर हुँ। डोमिनेंट ओबीसी जिनके पास लैंड रही हुई है, उनके बच्चे आज अच्छे स्कूल में जा रहे हैं। तो सवाल एक यही है विशियस साइकिल है। बिल्कुल, तो जब तक डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं होगा, अगर आपकी मंशा सुप्रीम कोर्ट की अगर मंशा अच्छी होती सुप्रीम कोर्ट ये कहता कि जो कम्युनिटी पीछे रह गई है, वो तभी रिज़र्वेशन ले पाएगी, जब वो उसके पास बेसिक एमेनिटीज़ होगी और वो बेसिक एमेनिटीज़ कोई भी राज्य सरकार जो है, वो तुरंत उसको पूरा करे, एक रेडिकल मेजर पॉलिसी बनाए, सबसे पहले डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करने की बात करे, साथ ही साथ जो उनके लिए अलग से इंस्टीट्यूशन बनाया जाए। बिकॉज़ आप देखिए, आपकी इस बात को जोड़ के मैं देखता हूँ पंजाब का अगर आप आर्य धर्म मूवमेंट का अगर इतिहास देखते हो, हुँ, हुँ। तो कोई भी कम्युनिटी, चाहे वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी जो महार कम्युनिटी जिसे कहा जाता है महाराष्ट्र की, हुँ, हुँ। तो ये जितनी भी कम्युनिटीज़ है, वो ब्रिटिश काल में जिन्होंने अपने आंदोलन को खड़ा किया और एक तरीके से जो ब्राह्मणिक हेजेमनी थी उसको चैलेंज किया, अपने राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन को बढ़ाया और चैलेंज किया। दे आल्सो फेस लॉट ऑफ रिपरकशन तो वो समाज एक तरीके से जागरूक हुआ और वो जब जागरूक हुआ तो वो पॉलिटिकली भी अपने आप को आगे रख पाया और ये समाज जो है न्यूमेरिकली भी बढ़ा है। जिसकी संख्या ज़्यादा होगी वो आपको ज़्यादा मात्रा में दिखने के चांसेस उसके ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। बिल्कुल, वो हालाँकि वो हर जगह नहीं है। जैसे ब्राह्मणों की संख्या पॉपुलेशन में बहुत कम है, लेकिन वो आपको हर जगह दिख जाएँगी, क्योंकि वो रूलिंग कास्ट है। लेकिन जो जो दबा-कुचला समाज है, उसमें से आपको वो लोग संख्या ज़्यादा दिखेगी, जो लोग जिनकी संख्या ज़्यादा है और इसीलिए आपको महाराष्ट्र में क्योंकि महार कम्युनिटी की संख्या ज़्यादा है तो जो है चमारों की संख्या जो है नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है, तो उनकी संख्या आपको बार-बार दिख सकती है। वो बहुत जैसे कि नेचुरल ये जो आर्गुमेंट है बार-बार कहा जाता है कि जाटव जो है सारा शेड्यूल कास्ट का आरक्षण खा गए, महार जो है महाराष्ट्र में सारा जो है शेड्यूल कास्ट का आरक्षण खा गए। तो इसके पीछे मतलब क्या आर्गुमेंट है? मैं वही और क्या आर्गुमेंट यही होना चाहिए, मैं यही कह रहा हूँ कि शेड्यूल कास्ट के भीतर में जैसे मैंने कहा, अगर आप महार कम्युनिटी का आंदोलन का इतिहास देखोगे, चमार कम्युनिटी का देखोगे, तो दे आर नॉट उनका आंदोलन आज का नहीं है। उनका आंदोलन जहाँ से मैं आता हूँ, मैंने मेरे पीएचडी में देखा विदर्भ में, जब इस देश में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी भी नहीं थी, उसके पहले से जो दलित मज़दूर थे, फैक्ट्री के मज़दूर, उन्होंने अपनी यूनियन बना ली थी। जो बीड़ी बनाता था, जो भंडारा और गोंदिया और नागपुर इस रीजन में जो बीड़ी के कारखानों में बीड़ी बनाता था, तो बीड़ी के मज़दूरों का अपना यूनियन वहाँ पे बना। और इस तरीके से बाबा साहब के विदर्भ में एंट्री होने के पहले से
वहां पे हमारे जो मून पांडे जी थे वो टेम्पल एंट्री मूवमेंट कर रहे थे, जो महार समाज के थे वो टेम्पल एंट्री मूवमेंट कर रहे थे, और एक्सीडेंटली ब्रिटिश आने के बाद में ये हुआ कि बहुत सारे महार के गांव में उनका एक कोई प्रोफेशन नहीं था, तो बहुत सारे महारों ने जो है वो गांव छोड़ा और शहरों की तरफ गए। शहरों में वो अच्छी स्थिति में नहीं रहे, शहरों में वो बहुत बुरी स्थिति में उनकी पहली जनरेशन गुजरी, लेकिन उनको पता था कि यहाँ से हमको अगर आगे बढ़ना है, तो किसी भी तरह की शिक्षा को हमको प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, चाहे कितना भी ह्यूमिलिएशन हो, कितना भी कुछ हो। और धीरे-धीरे उन्होंने सरकारी स्कूलों में जैसे-तैसे, तो एक पूरा इतिहास रहा हुआ है। ये कोई ऐसा नहीं कि किसी राज्य ने उनको एकदम कुछ दे दिया और वो कुछ बड़ा बन गया, ऐसे नहीं हुआ। जो छोटे-छोटे नेगोशिएशन हुए भी है, चाहे वो ट्रेड यूनियन के द्वारा हो, चाहे वो मज़दूरों के द्वारा हो, उनसे उनको अपोज़ मोबिलिटी मिली है। तो ये क्या उनकी गलती है कि, और जो कम्युनिटी गाँव में रह गई, जो शहरों में नहीं आई क्योंकि उसके पास एक पर्टिकुलर काम रहा गाँव में, या उसको लगा कि इस काम से हमारा पेट पानी भर रहा है, तो वो गाँव में रह गई और दूसरी कम्युनिटी शहर में आ गई, तो जो शहरों में आ गई, क्या आप उनको सज़ा देना चाहते हैं? वो क्या धन्ना सेठ लोग थे, जो अपने पूरे अस्तित्व को त्याग करके एक ऐसी अनजान जगहों पे शहर के नाले के पास, अभी भी महाराष्ट्र में अगर आप जाते हो तो हर बड़े शहर का अगर आप नक्शा अगर देखते हो, तो इवन जिसको आप बुद्धिस्ट कम्युनिटी कहते हो, उसका सबसे बड़ा तबका जो है वो एक तो रेल पटरी के पास में या नालों के पास में उनका जो है बस्तियाँ होती है। मेरी बस्ती जो है वो शहर के बाहर है, जिसके बगल से नाला अभी भी बहता है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप क्या उन लोगों को शिक्षा देना चाहते हो, पनिशमेंट देना चाहते हो, जिन्होंने सालों दर साल और बहुत लंबे काल से पेट में एक दिन की एक रोटी अपने डाल के अपनी इज़्ज़त के लिए लड़ाई लड़ी। अपने गाँव छोड़े शहरों में रोज़ी-रोटी के लिए भटका, और जब वो शहरों में आया, उनको कोई महल नहीं मिला। या किसी सरकार ने, चाहे ब्रिटिश सरकार ने उस वक़्त, या इस देश के तथाकथित पूंजीवादी अपर कास्ट ने, या इस देश के सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव जो पॉलिटिक्स, नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स, कांग्रेस और उस समय के जो लेफ्ट भी कर रही थी, उन्होंने कहीं उनको बहुत कोई खजाना नहीं दिया। शहरों में अपनी जगह ढूँढी उन लोगों ने, और शहरों के बाहर उनको जगह मिली, जैसे गाँव के बाहर मिलती है। और इसीलिए आज भी आप पूरे महाराष्ट्र में यदि घूमते हो, मैं महाराष्ट्र से हूँ, जो भी बड़े शहर है, चाहे पुणे हो, मुंबई हो, नागपुर हो, नासिक हो, जो भी बड़े शहरों में अगर आप देखते हो, तो सबसे ज़्यादा झुग्गियाँ जो आपको मिलेगी, वो उस समाज से आती है जिसको आप आज लीडिंग कास्ट कह रहे हो। और लीडिंग क्यों है? क्योंकि वो झोपड़पट्टी में रह के भी वो ये कहता है कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं आपकी बात नहीं मानूँगा, मैं जो है आपकी तरह कर्मकांड नहीं करूँगा, मेरा अलग बाबा साहब ने बताया हुआ आइडेंटिटी है, मेरा धर्म है, मेरे पेट में भलाई अगर एक दिन की रोटी हो, लेकिन मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँगा, पढ़ाऊँगी। और अभी वो पढ़ा नहीं पा रहा है, पहले सरकारी स्कूल थी तो पढ़ा पा रहा था, अब वो भी नहीं पढ़ा पा रहा है। और उनके घर कहाँ पर है? उनके घर के बगल में नाले बहते हैं। शहर के बाहर है जहाँ से शहर की गंदगी जाती है। मेरा खुद का घर जो मेरी झोपड़पट्टी है, उसके बगल में नाला बहता है। क्या कोई मुझ जैसे लोग या मुझ जैसे मेरे जैसे जो दो हमारे दोस्त भाई जो भी है, बहनें जो है, वो वहाँ से कल निकलेंगे क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी से, आप उनको क्रिमिनलाइज़ करना चाहते हो? Just because they develop a culture. And what is that culture? That culture is to educate, agitate and organize. और जो कम्युनिटी को इस देश के अपर कास्ट लोगों ने अपने, जैसे गांधी ने, जब बाबा साहब कहते हैं कि वाल्मीकि समाज ने अपना ये जो प्रोफेशन है छोड़ देना चाहिए, भला ही इनकी एक जनरेशन को, 2 जनरेशन को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन बाद में आपको इसके परिणाम दिखेंगे। लेकिन गांधी ने कहा कि नहीं, ये तो आप इनके पेट पे लात मार रहे हो। लेकिन हमारे पेट पे लात मरी। अगर आप इतिहास देखते हो, जब 1956 के बाद में जब बाबा साहब ने कन्वर्ट किया, उसके अगले दिन जब बाबा अगले साहब दिन जो अगले दिन भाषण दिया वहाँ कहते हैं मार वतन जो है वो आपको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ा आपको अपना था, जो है जातिगत पेशा छोड़ना छोड़ा। पड़ेगा। उसी तौर पे जब कन्वर्जन हुआ, कन्वर्जन के अगले दिन जो बुद्धिस्ट दलित बने, उनके ऊपर अत्याचार हुए। उनके गाँव जलाए गए, उनके घर जलाए गए। तो अच्छा उन्होंने, ऐसा भी हुआ ऐसा इसका हुआ, ये आप डॉक्यूमेंटेशन ये हुआ है। आप देखिए, अगले दिन कन्वर्जन के बाद में जब बाबा साहब ने आह्वान किया कि आज से आप बुद्धिस्ट हो और आप हिंदू नहीं हो, तो हमारे लोगों ने हिंदू देवी देवताओं को जो है त्यागा। उसके अगले दिन जो है हमारे घर जलाए गए, हमारे लोग को मारा गया। तो उन लोगों ने हमारे बाप दादाओं ने, जिन्होंने अपने छाती पर डंडे खाए, हमारी माँओं ने अत्याचार सहा, आज आप हमको पनिश करना चाहते हो। और अभी भी आज हमारा बड़ा सेक्शन जो झोपड़पट्टी में रहता है,
आप हमको आज क्रिमिनलाइज़ करना चाहते हो हमारी जाति के नाम पर, क्यों? क्योंकि हमने उस धर्म को त्यागा जो हमको इंसान नहीं मानता था। हमने उस धर्म को आइडेंटिटी को त्यागा, उन लोगों के खिलाफ खड़े हुए हम लोग, जो हमको इंसान नहीं मानते थे, इस देश के सरकार के खिलाफ खड़े हुए हम, हमारे हकों के लिए। अगर कोई मातंग समाज का व्यक्ति भी अगर किसी के साथ एट्रोसिटी होती है, तो बुद्धि समाज ने कभी ये नहीं कहा, क्योंकि वो मातंग है तो हम सड़कों पे नहीं आएँगे। वो सड़कों पे आया, क्योंकि वो उसके पास एक कॉन्शियसनेस था, वो था बाबा साहब का अम्बेडकर दलित कॉन्शियसनेस, शेड्यूल कास्ट वाला कैटेगरी का कॉन्शियसनेस कि हमारा व्यक्ति है, ये कोई पराया नहीं है। आज वो टूट जाएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि एंड अगेन कमिंग बैक टू ऑन वेरी स्ट्रैटेजिक क्वेश्चन दैट हुँ, अगेन आई एम ट्राइंग टू repeat this thing again and again that this subdivision without any forget about radical revolutionary measure हुँ, हुँ, will be another chance for upper caste to convert scheduled caste reserve seat into general category, and this is going to happen. That's what, and Punjab government should furnish data that हुँ, what has happened in their state, how many Valmikis became IAS officer, how हुँ, many Valmiki became doctor, how many Valmiki became engineer, how many Valmiki became professor in the university. They should furnish the data. Rather, data says that the Valmikis of Punjab, when it comes to education, सबसे पीछे। हुँ, ये क्यों हुआ? तो कोई एक्सपेरिमेंट जो पहले तो इसलिए मैं और वो जो तो फिर उन सीटों का क्या हुआ जहाँ पर वाल्मीकि पहुँच नहीं पाए? क्या उनको कन्वर्ट किया गया कि नहीं किया गया जनरल कैटेगरी में? हुँ, हुँ, ये पंजाब सरकार ने, बिहार सरकार ने इसका जवाब देना चाहिए। और जो बाकी लिबरल इंटेलेक्चुअल्स जो है, जो आज अलग-अलग न्यूज़ चैनल में अपनी बात कर रहे हैं, हम हुँ, उनसे सवाल पूछना चाहते हैं कि आप जब रिज़र्वेशन रह के 2 से 3% रह गया है, तो हुँ, क्या आप निजी क्षेत्र जो इस देश का अपर कास्ट डोमिनेटेड है, जिसमें 70 से 80% केवल अपर कास्ट और अपर कास्ट में भी केवल 2-3 जातियाँ, खास करके ब्राह्मण, बनिया, ये 2 जातियाँ अपना कब्ज़ा बना के बैठी है। क्या आप उस प्राइवेट सेक्टर में एससी, एसटी, ओबीसी और जिन जातियों को आप आज क्रिमिनलाइज़ कर रहे हो शेड्यूल कास्ट में, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो चमार हो, अगर आप उनकी बात नहीं करते हैं, क्या आप वाल्मीकि को वहाँ पे आरक्षण देने की बात करोगे? क्या कांग्रेस सरकार कर्नाटका के अंदर या तेलंगाना के अंदर वहाँ का जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, वहाँ पे वाल्मीकि को, और वो भी क्लीनिंग के लिए नहीं, क्योंकि क्लीनिंग के लिए तो आपको वाल्मीकि ही चाहिए। लेकिन हुँ, वहाँ पे हुँ। बड़े पोज़ीशन के ऊपर क्या आप वाल्मीकि को रिक्रूट करोगे? क्या वहाँ की सरकार ये कह सकती है? क्योंकि रिज़र्वेशन तो ऑलमोस्ट इज़ डन, इट्स नॉट देयर एनीमोर। जैसे मैंने कहा उसका जो परसेंटेज है बहुत कम है। और बात हो रही है कि जो ये शेड्यूल कास्ट की ये कास्ट है, इन्होंने जो है रिज़र्वेशन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा लिया है। तो उसी के बारे में याशिका दत्त एक जो कमिंग आउट एज़ दलित जिन्होंने किताब लिखा है, उनका एक ट्वीट है इफ देयर आर caste hoarding opportunities that need to be checked, it is the Brahmins, Kshatriyas and Baniyas with immense generational wealth and access. Are we looking into categorization and asking if the poor subcaste need wealth redistribution from those with खानदानी पैसा? तो हम बिल्कुल, यहाँ पे बात ये कर रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट के अंदर मतलब शेड्यूल कास्ट का पाई जो है उसके अंदर कौन कितना खा रहा है, हम एज अ होल पाई जो है, जो नेशनल पाई है, उसमें हम बात ही नहीं कर रहे हैं कि जो शेड्यूल कास्ट है उसका कितना पोर्शन है, बाकी जनरल ब्राह्मण क्षत्रियास ये किसका कितना पाई खा रहे हैं। एक मेरा बिल्कुल। सवाल ये भी है कि प्राइवेट सेक्टर क्योंकि अब एनलार्ज हो रहा है, हुँ, लिबरलाइजेशन हुआ, पब्लिक सेक्टर श्रिंक हो रहा है और एक्सपेंशन जो है प्राइवेट सेक्टर का है। तो और हम देखते हैं कि हर शहरों में मार्केट्स होते हैं, हुँ, कि बाज़ार होते हैं। तो बाज़ारों में हम देखते हैं कि किसी एक कास्ट का जो है मोनोपोली रहता है, सारी की सारी दुकानें जो है, वो किसी एक कास्ट की है और चांदनी चौक देखें हम दिल्ली का या फिर हम कोई सा भी मार्केट देखें, नेहरू पैलेस हो गया या फिर दिल्ली हाट हो गया, तो बहुत सारी जगह पे एक ही कास्ट का मोनोपोली है। तो हम इस पे नहीं बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट इस पे बात नहीं कर रहा है। बिल्कुल। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर बात वेलफेयर की है, अगर सुप्रीम कोर्ट या कोई भी इंटेलेक्चुअल्स, चाहे वो जिसको अपने आप को लिबरल मानते हो, अगर वो इस डिसीजन के पक्ष में है, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर ये वेलफेयर की बात आप कर रहे हो, आप इसको कल्याणकारी यदि कह रहे हो, तो आप मुझे ये बताइए कि इस देश में शिक्षा का सबसे बड़ा भाग आज प्राइवेटाइज़ हो गया है, हुँ, जिसमें अगर आप जिसका कमर्शियलाइज़ेशन हुआ है।
और जो सरकारी संस्था है उसको बजट नहीं है, वो मैं जेएनयू से पढ़ा हूँ। जेएनयू का जो हाल है मैं अपने आँखों से देख सकता हूँ कि वहाँ पे हॉस्टल में जो है छत गिर जाती है और वाइस चांसलर कहता है कि हमारे पास बजट नहीं, सरकार से हमें पैसा नहीं मिला। और ये बीजेपी के टाइम पे ज़्यादा हुआ, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने इस पॉलिसी को लागू किया जहाँ पर वो एजुकेशन को भी प्राइवेटाइज़ करने की बात की है और उन्होंने किया भी, इम्प्लीमेंट भी किया। मैं आपके सवाल का जवाब देते हुए ये कहना चाहूँगा कि भारत की सबसे बड़ी जो इकोनॉमी है वो इन्फॉर्मल इकोनॉमी, मोर देन 90%, बराबर है? जहाँ जी। पे जहाँ पे जिसका एक सबसे बड़ा सेक्शन आता है खेती का, हुँ, जो एक और वो इन्फॉर्मल सेक्टर में गिना जाता है, वो कोई फॉर्मल सेक्टर में नहीं गिना जाता। तो खेती इस देश में किसके पास है? ज़मीनें किसके पास हुँ, है? इस देश में ज़मीन है जिसको आप किसान कहते हो, बड़ा किसान जिसके बहुत पक्षधर किसान मूवमेंट में हमने देखे, वो ज़्यादातर जाट समाज के हैं। जो दलितों की ज़मीन छीनता है, योगेंद्र यादव पंजाब में जाके ये कभी कहेंगे कि जिन जाटों ने जो जाटों के पास ज़मीन है, जो किसान नेता बनते हैं, वो उन लैंडलेस लेबरर दलितों को अपनी ज़मीन बाँटे, जिनके पास ज़मीन नहीं है। क्या ये वो खुलेआम इस बात को कह सकते हैं टीवी न्यूज़ चैनल पे? या कोई आर्टिकल लिख सकते हैं? ये तो क्या वो पंजाब की अगर हम बात छोड़ दें, हम दिल्ली में मतलब दिल्ली में बैठा हूँ, आप जेएनयू में पढ़े हैं, मुनीर का पास में है, तो बिल्कुल, वहाँ पे कितनी ज़्यादा ज़मीनें जो है जाटों के पास में है और कुछ बिल्कुल। नहीं करते हैं। जब बात आता है मेहनत का मतलब कमाई का, तो उनके पास खाली लैंड है, लैंड उनका रिसोर्स है, अच्छा खासा लाखों में जो है मंथली पैसा आता बिल्कुल, है बैठे-बैठे। बिल्कुल। मैं वही कह रहा हूँ कि इन्फॉर्मल इकोनॉमी में सबसे बड़ा आपका सेक्शन जो है वो ये है आपका खेती का, एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें दलित आदिवासी जो है सबसे बड़ा लैंडलेस लेबर और चीप लेबर है। जो 2 वक़्त की उस पैसे से जो कमाता है उससे वो अपना पेट नहीं भर पाता है, तो वो शहर की तरफ आता है। और शहर की जो बड़ी इकोनॉमी है वो भी इन्फॉर्मल इकोनॉमी है। हुँ, और वो इन्फॉर्मल इकोनॉमी वहाँ पे गाँव में जो ज़मीन जिसके पास है, वो जाट है, वो मराठा है, वो गुज्जर है, वो ठाकुर है, वो कई जगह वो भूमियार है, वो बाकी जो डोमिनेंट कास्ट है तमिलनाडु की जो आज सरकार में है, वो कास्ट के लोग हैं अलग-अलग। तो इनके पास गाँव में ज़मीन है, रेड्डी है, कम्मा है, ज़मीनें इनकी है और मराठा है महाराष्ट्र का। और जो आपका शहरी सेक्शन है, ये भी जो है, जो यहाँ पे मज़दूरी कर रहा है, जो हुँ, चीप हुँ, लेबर आपके शहर की इकोनॉमी को दे रहा है, जो आपके पान वाले से लेके, आपके फैक्ट्री में काम करने वाले से लेके, आपका क्लीनिंग करने वाले से लेके, आपके घर के जो डोमेस्टिक वर्कर से लेके, इनका जाति अगर आप देखोगे, तो ये सबसे ज़्यादा जो है, वो एससी, एसटी बैकग्राउंड से और लोअर ओबीसी जिनके पास ज़मीन नहीं है, उस बैकग्राउंड से आते हैं। हुँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब और आपकी जो पूरी एक न मोर देन 90% अगर इन्फॉर्मल इकोनॉमी है और इस इन्फॉर्मल इकोनॉमी में भी जो इसके ओनर है, इवन जो एमएसएमई के जो ओनर है, जो हुँ, छोटी रिटेल दुकानों के जो ओनर है, वो पर्टिकुलर ट्रेडिशनल कास्ट से आते हैं, जिनको धर्मशास्त्र इस देश का जो है बिज़नेस करने की अनुमति देता है। और फिर जब आप फॉर्मल सेक्टर में चले जाते हो, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है इस देश का, तो उस कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जो है ज़्यादातर नौकरियाँ जो है, वो जाति के नेटवर्क से लगती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये जो स्टडीज़ हुई है वो ये बताती है कि जब एससी-एसटी का जो कैंडिडेट जब अप्लाई करता है, सेम क्वालिफ़िकेशन होने के बावजूद भी जो अपर कास्ट का है, तब उसको नौकरी नहीं दी जाती है, लेकिन दूसरे अपर कास्ट को दी जाती है और आजकल जाति आइडेंटिफ़ाई करना बड़ा मुश्किल बात नहीं है। आप कहाँ रहते हो ये भी आइडेंटिफ़ाई करना बहुत मुश्किल बात नहीं है एंड कॉर्पोरेट हैज़ दैट सिस्टम। मेरा कहने का मतलब है कि क्या इतनी बड़ी इन्फॉर्मल इकोनॉमी में जो भारत का जो अभी जो ऑक्सफैम का जो रिपोर्ट है ये कहता है कि भारत का 60 से 70 के बीच का जो जीएसटी है, वो इस देश के वर्किंग क्लास से आता है। तो वर्किंग क्लास कौन है? बाय एनी छोटे से लॉजिक से भी कोई ये बात कह सकता है कि अगर अपर कास्ट की संख्या इस देश में केवल और केवल 15% से भी कम है और बड़ा सेक्शन जो है वो एसटी-एससी, ओबीसी का है, तो इस देश का जो इन्फॉर्मल इकोनॉमी में लेबर कौन दे रहा है फिर? वो दे रहा है, तो इस देश का वर्किंग क्लास कौन है? इस देश का एससी, एसटी, ओबीसी है। और ऑक्सफैम की रिपोर्ट यदि ये कहती है कि जीएसटी सबसे ज़्यादा जो है, वो वर्किंग क्लास से आ रहा हुआ है, तो ये जीएसटी हमारा है, जो भारत सरकार को एज़ अ रेवेन्यू हम लोग दे रहे हैं। सुई खरीद के, धागा खरीद के, अनाज खरीद के, छोटा-सा शैम्पू का सैशे खरीद के, छोटा-सा कोलगेट खरीद के, किसी बनिया का टट्टू छाप मंजन खरीद के, है ना? तो हम जीएसटी ये सब दे रहे हैं। क्या
जब आपको याद है, जब रिटेल में एफडीआई की बात हुई, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने हुँ, कहा रिटेल में एफडीआई नहीं आएगा, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पूरा का पूरा रिटेल इंडस्ट्री जो है बनिया सँभालता है, ट्रेडिशनली। रिटेल में क्या नहीं आएगा? एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। इसका अच्छा। विरोध जितने भी सो कॉल्ड लिबरल है, इन हुँ, सब हुँ। ने इसका विरोध किया। अच्छा। लेकिन कभी इन्होंने ये नहीं पूछा वहाँ पे कि रिटेल में दलित क्यों नहीं? हुँ, हुँ। रिटेल इंडस्ट्री में शेड्यूल्ड ट्राइब क्यों नहीं? स्टडीज़ ये कहती है, जो यूजीसी के एक्स मैंने सुदेव थोरात ये उनकी स्टडी में ये पाया गया है कि दलित जब गाँव में ये सोचता है कि हाँ, कि मुझे कोई व्यापार करना है, छोटा-सा कुछ करना है, तो दलित यदि कोई दुकान लगाता है या कोई एक मशीन खरीदता है, कुछ भी करता है, जिसको लगता है वो किराए से देगा, तो अपर कास्ट उसको बायकॉट करते हैं वहाँ से। इसकी दुकान से नहीं खरीदा जाएगा। मैंने जैसे अपने एक एएनआई के इंटरव्यू में कहा था जिसमें अपर कास्ट को बहुत आग लग गई थी कि हुँ। अग्रवाल स्वीट को लेकर, मैं हुँ, सच में उनको पूछना चाहता हूँ कि आपके स्कूल में जब एक दलित आंगनवाड़ी टीचर के हाथ से बना हुआ खिचड़ी आपके बच्चे छोटे बच्चे खाने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या आपको सच में लगता है कि अगर कोई वहाँ पे लिख दे कि राहुल वाल्मीकि स्वीट शॉप, क्या सच में कोई स्वीट वहाँ पे स्वीट खाने के लिए आएगा? या प्रकाश खास करके? कितना लोग आएगा? क्योंकि शहर में ये बताया जाता है कि शहर में भी जो डिवीज़न है, वो जाति के आधार पर है, चाहे कहाँ पे आप रहते हो, किसके साथ आप उठते हो, बैठते हो और किसके साथ शादी करते हो, जो मैट्रिमोनियल की ऐड आती है। तो आपको सच में लगता है? तो मैं वही कह रहा हूँ कि क्या इस देश की सो कॉल्ड जो रूलिंग पार्टी है, जो अपने आप को नेशनलिस्ट कहती है, जो अपने आप को देश प्रेमी कहती है, क्या उनका प्रेम इस देश के उन लोगों के लिए नहीं है जो आपको 60 से 70% जीएसटी दे रहे हैं, जो अपना सस्ता लेबर आपको दे रहे हैं, जिनको आप कोविड के टाइम पे 2 वक़्त की रोटी नहीं दे पाए, जिसको आप घर नहीं दे पाए, जो सड़कों पे मरा, वो कौन था? वो लैंडलेस लेबरर था और वो लैंडलेस लेबरर किस जाति से आता है? क्या वो कोई बनिया है? क्या वो कोई ब्राह्मण है? ये राहुल ऑब्वियस तो राहुल भाई मैं बस आपने यही बात आपने मैं बात की अग्रवाल स्वीट वाला, अगर हुँ। दलित कास्ट के जो है फूड स्टॉल खोलेंगे, तो आपके ही नागपुर से जो है डॉली चाय वाला जो है इतने फेमस हुँ। हुए। तो नागपुर में ऐसा क्या फिनोमेना है कि डॉली की चाय इतना फेमस है? देखिए, नागपुर का फिनोमेना ये है कि नागपुर में जिस कम्युनिटी से डॉली आता है, उसका पॉपुलेशन अराउंड 40% और मोर दैन दैट डिस्ट्रिक्ट में। और नागपुर में अगर अच्छा। हाँ, तो और जो वहाँ से टपरी से जो चाय पीने वाला जो बड़ा तबका है, वो कोई महलों में रहने वाला तबका तो नहीं है। वो तो कोई बड़े कैफ़े में जाके चाय पिएगा। तो डॉली को फ़ेमस करने वाले में से लेके मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक ही जाति के कोई लोग हैं, अलग-अलग जाति के लोग होंगे। लेकिन उसका जो कंज़म्पशन है, वो अगर फ़ेमस होता भी नहीं तो उसकी चाय की दुकान चलती क्योंकि ज़्यादातर जो लोग उसके पास चाय पीने वाले हैं, उसके समाज का एक बड़ा तबका है जो उसका चाय कंज़्यूम करता है। तो उसको ज़रूरी नहीं कि अगर उसकी जाति अगर पता भी अगर वो लोगों को पता नहीं थी, लेकिन अगर उसकी जाति आज पता चल गई और कोई अपर कास्ट ये डिसाइड करता है कि हम इसके पास से नहीं खरीदेंगे या इसको इकोनॉमिकली बॉयकॉट करेंगे, वो कर नहीं पाएगा क्योंकि हमारा पॉपुलेशन वहाँ पे इतना साइज़ेबल है कि हमारे ही चाय पीने से उसका दुकान चल जाएगा और अच्छे से चल जाएगा। और साथ ही साथ उसकी एक अलग हिस्ट्री भी है, चाय की और शेड्यूल कास्ट की। छत्रपति शाहू महाराज ने बहुत सारे शेड्यूल कास्ट को चाय की दुकानें कोल्हापुर में लगा के दी थी एंड दैट आइडिया ऑफ द दलित टू कैन सेल टी, इट हैज़ अ लॉन्ग लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री। छत्रपति शाहू महाराज नागपुर में भी आए हैं, जब वहाँ पे अस्पृश्य परिषद हुई थी। तो इट हैज़ अ लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री टू। बट माय क्वेश्चन इज़ दिस दैट व्हेन यू नो दैट द योर मेजॉरिटी ऑफ लाइक द यानी आपका मेजर जो इकोनॉमी है वो जब इन्फॉर्मल इकोनॉमी है और उस इन्फॉर्मल इकोनॉमी में देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट कि आप 12 घंटे काम करोगे कि आप 8 घंटा काम करोगे। अगर मैं मालिक हूँ, मुझे लग रहा है कि नहीं तुम और ज़्यादातर जो इन्फॉर्मल इकोनॉमी सेक्टर में लोग काम करते हैं, वो 12 से 13 घंटा काम करते हैं। मेरे जितने भी दोस्त आज भी झोपड़पट्टी में रहते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो ये कह सके कि मैं 8 घंटा काम करके घर में आ जाता हूँ। चाहे वो किसी के होटल में खाना बनाने से लेके, झाड़ू-पोछा लगाने से लेके या किसी छोटे-मोटे दुकान से लेके जहाँ पे भी वो काम कर रहा है या किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई इस बात को नहीं कहता कि मैं केवल 8 घंटा काम कर रहा हूँ। तो राहुल उन उनकी लेबर से इस देश का अपर कास्ट कमा रहा है, उसकी इससे आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हो, हमारे जीएसटी से इस देश को रेवेन्यू मिल रहा है, तो इस बड़े इन्फॉर्मल इकोनॉमी में हमारा हक होना चाहिए। हमें कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने चाहिए, डायरेक्ट हमारा कैश ट्रांसफर उन कम्युनिटी में होना चाहिए, जो जो बिज़नेस नहीं कर पा रही है,
जिनके पास स्किल्स लेकिन बिज़नेस नहीं कर पा रही है, उन कम्युनिटी को डायरेक्ट ट्रांसफ़र होना चाहिए। वैसा तो इस देश से कोई लिबरल, कोई अपर कास्ट, कोई देशभक्त तो नहीं कहता है। जब बात आई बाँटने की, तो आप कह रहे हो कि रिज़र्वेशन से ही आप आपको उनको बाँटना है। लेकिन जो बड़ा वेल्थ का जो सेक्टर है, जहाँ से वेल्थ क्रिएट होती है, जहाँ से वेल्थ आती है, वहाँ पर आप कुछ नहीं करना चाहते। वहाँ पे आप वेल्थ को डिवाइड नहीं करना चाहते। हुँ। तो ये और इसलिए मैं कहता हूँ कि इवन अम्बेडकराइट मूवमेंट को, रिज़र्वेशन को ये समझना चाहिए कि नाउ रिज़र्वेशन इज़ ओवर। आपको रिज़र्वेशन से बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। हुँ, हुँ। हमको यदि आगे की कोई लड़ाई लड़नी है अभी, तो सबसे पहले हमको रिज़र्वेशन प्राइवेट सेक्टर डिमांड करना पड़ेगा और ये कोई अननेचुरल, अनैतिक डिमांड नहीं है। क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है, वो कोई प्राइवेट नहीं है, उसको इस देश की सरकारें लोन देती है और इस देश के सरकारों के पास लोन बैंकों से आता है और ये ज़्यादातर सरकारी बैंक है। सरकारी बैंक जो है, इस देश की एससी, एसटी, ओबीसी के पैसे से चलती है क्योंकि इस देश का अमीर जो है, जो ज़्यादातर अपर कास्ट है, वो अपना पैसा प्राइवेट बैंक में रखता है। वो सरकारी बैंक में नहीं रखता है। वो केवल आजकल की भी ये जो है एक की डिमांड जो है, वो हुँ, एक है प्राइवेट सेक्टर में रिज़र्वेशन की, तो इस पे काफ़ी सारी स्पीचेज़ है राहुल भाई की, जो हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, उसको आप यस, पूरा सुन सकते हैं डिटेल में अगर सुनना चाहें। यस। राहुल भाई, हम वापस उसी क्वेश्चन पे आते हैं सब क्लासिफिकेशन वाले पे, हुँ, कि इस सब क्लासिफिकेशन से सब कैटेगराइज़ेशन से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का अगर सब कैटेगराइज़ेशन होता है, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और अम्बेडकराइट मूवमेंट पे अगर हम समझें, उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? दोनों को हम अलग-अलग समझना चाहेंगे। बिल्कुल। नहीं, मुझे लगता है कि सोसाइटी पे ये इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि हर दबा-कुचला सेक्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि उसके भीतर की अपनी यूनिटी। अगर मैं उसको मूवमेंट के तौर पे देखूँ, तो हर दबा-कुचला समाज अपने आप को हमेशा से मूवमेंट लेवल पे अपने आप को जब वो अगर वो और ख़ास करके वो दबा-कुचला समाज जिसके पास कॉन्शियसनेस आ गया है और अभी वो ये सोचता है कि हमें सत्ता की भागीदारी का हिस्सा बनना चाहिए, सत्ता माँगनी चाहिए या सत्ता हासिल करनी चाहिए। वो हमेशा से ही अपने सर्कल को, अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश करता है और यही शेड्यूल कास्ट समाज के साथ शेड्यूल कास्ट समाज के जो मूवमेंट रहे, उन्होंने अक्सर ये कोशिश की है। तो उसके ऊपर एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा कि वो घटकों में बढ़ जाएगा और वो छोटी-छोटी राजनीति करेगा, जहाँ पे वो बहुत बड़ा नेगोशिएशन नहीं कर पाएगा। वो केवल बहुत और उसका नेगोशिएशन भी सुना जाएगा कि नहीं सुना जाएगा। पंजाब में हमने देखा कि जैसे हमने वाल्मीकि का उदाहरण दिया, आपने अलग तो किया, लेकिन वाल्मीकि की कोई राजनीति नहीं आपने बनने दी, ना वाल्मीकि को आपने कोई रिप्रेजेंटेशन दिया। वहीं बिहार में आपने ना मुशर्रफ को कोई राजनीति नीतीश कुमार ने, बीजेपी ने और वहाँ की बाकी पार्टियों ने जो मुसार कम्युनिटी है, बाकी जो अन्य शेड्यूल कास्ट है, जिसको आपने महादलित करके घोषित किया, उसकी राजनीति को फल-फूलने आपने नहीं दिया। उसकी राजनीति को एक तरीके से खत्म करने की कोशिश आपने की है। तो वही कह रहा हूँ कि ये जो छोटी-छोटी जो घटकों में जब राजनीति ये लोग कोशिश करेंगे, तो वो सफल नहीं होगी और वो एक बहुत ही नगण्य, बहुत ही छोटे नेगोशिएशन में उसका तब्दील होगा। वो अपने कम्युनिटी को भी उसका कुछ भला नहीं कर पाएँगे। तो पहला परिणाम उसका मतलब होगा। दूसरा परिणाम ये उसका होगा कि जो अपकाश इस देश का है, चाहे वो अपने आप को राइट विंग कहता हो, चाहे वो अपने आप को सेक्युलर कहता हो, ये दोनों जो अपकास्ट है, दोबारा से ये राजनीति इनके बीच की होगी। हुँ, और कैसे होगी? जैसे गाँव में एक ठाकुर बोलता है कि मेरे पास इतने गाँव के ये मज़दूर लोग, दूसरा ठाकुर बोलता है और दोनों ठाकुर झगड़ा करते हैं अपने एक पुश्तैनी ज़मीन के लिए, बराबर है? उसी तरीके से ये 2 जो अपकास्ट है या ये जो चाहे राज्य में कोई 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो या केंद्र में 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो, ये दोनों ये कहेंगे कि देखो मेरे पास इतनी शेड्यूल कास्ट की अलग-अलग जाति है, दूसरा कहेगा ये मेरे पास इतनी शेड्यूल कास्ट की जाति है और हमारी राजनीति फिर वहाँ तक सीमित रह जाएगी। कि हम किसी एक पार्टी को कभी सपोर्ट कर रहे हैं, कभी दूसरे पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। और जो आशंका है और जो पॉसिबिलिटी जैसे मैंने इसके पहले कहा कि आप अपनी एक इंडिपेंडेंट राजनीति खड़ा कर सकते हो। जैसे पंजाब में डिवीज़न करके वो राजनीति को पंजाब में सबसे बड़ा शेड्यूल कास्ट का सेक्शन है। पंजाब में भारत में सबसे बड़ा शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन है, लेकिन जो यूपी में हो पाया, वो पंजाब में क्यों नहीं हुआ? उसका सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ के जो डोमिनेंट कास्ट और जो पार्टीज़ है, एक तो कांग्रेस और अकाली, इन दोनों ने शेड्यूल कास्ट को ऐसे डिवाइड किया कि उनकी राजनीति को कभी वहाँ पे खड़ा होने ही नहीं दिया। आप वहाँ का डेटा देखिए, वहाँ का इतिहास देखिए और यही पूरे देश में होगा। हुँ, आपको किसी का हमेशा से पिछलग्गू बनना होगा और उस पिछलग्गूपने से जो आपको मिलेगा, मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा और जिस समाज की राजनीति खत्म होती है, भला ही वो सरकार में ना हो, लेकिन जिस समाज की इंडिपेंडेंट राजनीति खत्म होती है, वो समाज लाचारी की तरफ जाता है, ये हमने हमेशा देखा है।
और जो समाज अपने खास करके दबा कुचला समाज जब अपने राजनीति को टिकाता है, भला ही उसकी सीटें बहुत ज़्यादा जीत के ना आए, लेकिन उसका जब एक वजूद होता है राजनीति में, वो समाज हमेशा से नेगोशिएशन कर सकता है, वो समाज हमेशा सरकार को सवाल पूछ सकता है, अपने हक की लड़ाई लड़ सकता है। और वो हक की लड़ाई एक तरीके से खत्म होगी और ये जो लाचारी वाली जो राजनीति है, जिसको आप निश्चय की लैंग्वेज में मास्टर मोरालिटी कहते हो, कि दोबारा से जो मास्टर है, जो एक मालिक है, उसकी जो मोरालिटी है उस पर आप टिके रहोगे कि हाँ माई-बाप, आप रेड्डी हो, आप कांग्रेस के सीएम हो, यहाँ पे आप हमको दीजिए। नहीं दिया तो आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अभी आपके पास एकजुटता नहीं है, कि आप एकजुट होके ये बोल सकते हो कि एक रेड्डी और कम्मा को हटा के किसी शेड्यूल कास्ट को सीएम बनाया जाए या डिप्टी सीएम बनाया जाए, इस तरह की राजनीति का अंत हो जाएगा। ये मुझे लगता तो राहुल भाई आपका संगठन है आइस का, है। तो उसका क्या डिमांड है इस सब क्लासिफिकेशन के जजमेंट को लेके आपका क्या प्लान है? आप क्या करने वाले हैं? बिल्कुल, जैसे आपने देखा होगा कि हम शुरू से लेके हमारी पहला जो फाउंडेशन डे से लेके हमने अपने पहले कॉन्फ्रेंस में जब हमने हमारा संगठन का जो है फाउंडेशन बनाया, उसका इनॉग्रेशन किया, उसी पहली कॉन्फ्रेंस में हमने रिज़र्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर का रेज़ोल्यूशन पास किए नागपुर में। और वो प्राइवेट सेक्टर में रेज़ोल्यूशन जो पास हुआ है, उसमें साइंटिफिकली जितने भी डेटा को कोट साइट किया गया है, वो ये कहता है कि रिज़र्वेशन की जो सरकारी नौकरियाँ थी, वो खत्म ऑलमोस्ट हो चुकी है। वो केवल 2 से 3% तक बची है। जैसे मैं बार-बार कहता हूँ कि एजुकेशन एक तरीके से पूरी तरीके से प्राइवेटाइज़ हो गया है और अभी हमको दबे-कुचले समाज को अगर एक इज़्ज़त की ज़िंदगी अगर देनी है, तो रिज़र्वेशन प्राइवेट सेक्टर की डिमांड करनी पड़ेगी और ये डिमांड को लेकर हम पूरे भारत में अभी धीरे-धीरे आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी उ उसके तहत हमने दिल्ली में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की थी और साथ ही साथ आने वाले अभी इस समय में हम पूरे भारत के अलग-अलग राज्यों में इसके ऊपर अपना आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और शेड्यूल कास्ट और अम्बेडकराइट समाज को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम रिज़र्वेशन प्राइवेट सेक्टर की लड़ाई को अगर कहीं छोड़ देंगे, इसमें अगर हम अपना कॉन्फिडेंस नहीं दिखाते हैं, इसको अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाते हैं, तो आने वाले समय में एक हमारे सेक्शन का सबसे बड़ा तबका जो आज भी किसी के यहाँ मज़दूरी कर रहा है, किसी की अवहेलना, किसी का ह्यूमिलिएशन सह रहा है, वो हमारा समाज खाई में चला जाएगा, जहाँ से फिर हमें उनको निकालना बड़ा मुश्किल होगा। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज ज़िंदा रहे, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लेवल पे, तो हमें रिज़र्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर को की डिमांड करनी पड़ेगी, इसके लिए एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। इसके चलते हुए आइस का पूरे देश में एक कैंपेन लॉन्च कर रहा है और धीरे-धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि जो रिसोर्सेज़ हमारे पास बहुत लिमिटेड है और हम नया संगठन है, तो उसके तहत हम जो भी हमको जैसे हमारे पास रिसोर्सेज़ इकट्ठा हो रहे हैं समाज के तौर से, हम अपने आंदोलन को आगे लेके जा रहे हैं और धीरे-धीरे अपनी बात हम पहुँचा पा रहे हैं। अभी बहुत सारी राजनीतिक पार्टियाँ हमारे समाज की जो रिज़र्वेशन प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं करती थी, अब धीरे-धीरे वो भी रिज़र्वेशन प्राइवेट सेक्टर के ऊपर बात करने लगी है। ये अच्छी शुरुआत है, हम चाहते हैं कि भारत के सारे शेड्यूल कास्ट अम्बेडकराइट पॉलिटिकल पार्टियाँ, वो रिज़र्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर की डिमांड करें और ये जो है इस लड़ाई को आगे लेके जाने के लिए हमारा साथ दें, हम उनका साथ दें और समाज का इसमें कैसे हित अ, बचे, समाज कैसे बचे इसके ऊपर सोचे, ये हमारी भूमिका है। यस। बाकी काफ़ी सारे सोशल मीडिया पे लोग विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत बंद की डिमांड है उनकी। तो क्या आप भी जो है कोई प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं? हमने भारत बंद का ये जो प्रोटेस्ट का कॉल है कहाँ से आया, किसकी तरफ से आया, ये हमें अभी तक क्लैरिफ़िकेशन नहीं मिला हुआ है। तो इसीलिए हमने उसके ऊपर कोई अपनी ऑफ़िशियल भूमिका नहीं ली। लेकिन हमारी जो भूमिका है ये ख़ास करके क्रीमी लेयर के ऊपर, हुँ। जो सुप्रीम कोर्ट में एक जो जज है, जो शेड्यूल कास्ट समाज से आते हैं, उन्होंने जो अपनी टिप्पणी की है कि क्रीमी लेयर एससी-एसटी में होना चाहिए। उस भी भूमिका को लेकर हम आने वाले समय में ख़ास करके महाराष्ट्र और उत्तर भारत में ख़ासकर दिल्ली में हम लोग लोगों को जागरूक करते हुए कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं और वो जल्दी आपको दिख जाएगा। तो यस, वी आर प्लानिंग दैट बट वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट अ प्रोटेस्ट बिकॉज़ हमें लगता है कि जब तक समाज को जागरूक नहीं करेंगे, तब तक जो है प्रोटेस्ट करना उचित नहीं होगा और अभी जो प्रोटेस्ट का कॉल दिया हुआ है, हमें नहीं पता चल रहा है कि वो किसने दिया है और हम एक क्योंकि संगठन होने के नाते जो भी भूमिका हम लेते हैं वो एक संगठनात्मक दृष्टिकोण से लेते हैं ताकि संगठन की एक ज ज़िम्मेदारी होती है। तो यस।
तो थैंक यू सो मच अपना इतना कीमती टाइम देने के लिए और दर्शकों के साथ में अपना ओपिनियन साझा करने के लिए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भीम। थैंक यू मनीष, थैंक यू वेरी मच। बहुजन लाइव्स मैटर का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भीम। थैंक यू।